नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हम हाजिर हैं देश के नामी पत्रकारों के साथ, उनके एग्जिट पोल के साथ। पत्रकार देश की सियासत की नब्ज को समझते हैं, जनता का मूड और नेताओं के वादे नारों को बारीकी से देखते हैं। दिल्ली में वोटिंग पर भी इन्हीं नामी पत्रकारों की पैनी नजर लगातार बनी हुई थी। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय आपसे करवाएंगे। और कल चूंकि ये जो रात है वो बहुत भारी पड़ने वाली है उन तमाम राजनीतिक दलों के जिन्होंने जोड़ तोड़ कर जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। समाज के हर तबके से बातचीत करने के बाद इन्हीं पत्रकारों ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपना आंकलन तैयार किया है। वोटिंग के बाद का ये आंकलन ज्यादा अहमियत रखता है। इससे पता लग सकेगा कि दिल्ली के फाइनल नतीजे इस बार किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं। तो अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, सबसे बड़ा सवाल यही है। और हम सबसे पहले इन हस्तियों से आपका परिचय करवा देते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि इस बार वो किसकी सरकार बनवा रहे हैं। अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जो कि राइटर हैं और फॉर्मर प्रोफेसर हैं जेएनयू के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रास बिहारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आलोक मेहता जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। एक एक करके इन तमाम पत्रकारों से करेंगे हम बातचीत और जानेंगे कि देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता क्या है। लेकिन चित्रा, उससे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं कि देश के इन बड़े पत्रकारों का जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम आगे बातचीत भी करेंगे। इन्होंने किस आधार पर यह एग्जिट पोल तैयार करा है या क्या इनकी सोच रही है, एक एक करके देख लेते हैं इन पत्रकारों का एग्जिट पोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले एनके सिंह जी आपका, आप आइए और आप बताइए कि आपका एग्जिट पोल कहता क्या है। एक तो ये एग्जिट पोल हम लोगों ने नहीं किया है, बल्कि ये किया है कि असेसमेंट ये है हम लोग का, क्योंकि ये एग्जिट पोल तो दूसरे लोग करते हैं। हम लोग सोसाइटी के पल्स का असेसमेंट करते हैं। सोसाइटी तमाम सेगमेंट्स में बटी होती है, तो उनसे अगर बात करते हैं तो आपको कुछ फील मिल जाता है। वो देख के एक खास बात ये थी कि लास्ट के 2 दिन में चीजें बदली हैं। जो पिछला असेसमेंट था हमारा, उस पे हमें इंप्रूव करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि नहीं, आपका वोट परसेंटेज करीब 2-3% और बढ़ने जा रहा है। चूंकि बाईपोलर हो गया था, ये ब्रॉडली बाईपोलर कंटेस्ट था और बाईपोलर में आप जानते हैं कि 100 वोट भी अगर किसी को ज्यादा मिलते हैं, मान लीजिए 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोट ज्यादा मिले तो पूरा का पूरा इलेक्शन बदल जाएगा। इसलिए बहुत डाइसी है ये असेसमेंट करना। फिर भी इसको हमने इंप्रूव किया और ये माना कि करीब 2-3%। आपका जो ओपिनियन पोल जो आपने आज से 4-5 दिन पहले हमसे शेयर किया था, हमें बताया था, उस पर हम लौटेंगे। लेकिन पहले बात आपके एग्जिट पोल की, आपने अपने अनुभवों के आधार पर जो भी आंकड़ा निकाला हो, अगर सिर्फ उसका जिक्र हम करें अगले एक घंटे। तो वो है, बीजेपी को हमने एक रेंज रखा है 23 to 28। इसमें प्लस माइनस हमने वेरिएशन किया है कि एक 10% वेरिएशन हो सकता है, इसलिए हमने 23 to 28 दिया है। और आपको 42 to 47 दिया है। लेकिन इसी वेरिएशन में हमने एक जगह ये भी जोड़ा है कि अगर ये वेरिएशन थोड़ा बहुत चेंज हुए तो कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। तो आप 70 से आप देखेंगे कि ये बढ़ गया, 72 हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि वेरिएशंस में रखे हमने 5-5 सीटों का वेरिएशन रखा है। 72 नहीं, वो तो मिनिमम मैक्सिमम लेंगे ना आप। ये उल्टा चलता है, अगर एक का बढ़ता है तो दूसरे का मिनिमम लेते हैं आप। एक का मैक्सिमम लेंगे, दूसरे का ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है। तो इसलिए 2 हमने कांग्रेस को भी दिया है। तो फैक्ट यह है कि बीजेपी को 23 से 28, आपको 42 से 47 और इसी वेरिएशंस में कांग्रेस को हो सकता है कि 2 सीटें। तो ये जो आपने फैसला लिया है एनके जी, इसका आधार, इसके पीछे जो पिछले 2 दिन से हम चर्चा सुन रहे हैं वो है, या वाकई आपका आंकलन ऐसा ही रहा है? नहीं, हमने कोई चेंज नहीं किया है। हमने वो जो पल्स देखा, जब बात किया, मैं दिल्ली में कुछ रहा कुछ वक्त तक, तो हमने उसको देखा तो ये समझ में आया कि नहीं, एक जो लोअर मिडिल क्लास है वो विद वेंजियंस एक प्रतिशोध के रूप में वो वोट दे रहा है। और उसको तमाम जो चीजें थी सियासत की, उनको अच्छी नहीं लगी। खास करके बीजेपी का जो डेवलपमेंट है वो उसको कन्विंस नहीं कर पाया।
और आपको उसने बोला कि नहीं, ये एक विक्टिम इमेज है, इसको अगर एक बार और मौका दिया जाए तो शायद ये बेहतर करे। बड़ा छोटा सा मैसेज था उनके पास कि साहब 49 दिन में इस आदमी ने हमारे घर के सामने पानी का टैंकर लगवा दिया और लास्ट ड्रॉप तक वो टैंकर खड़ा रहा, किसी ने पैसे नहीं मांगे, हम लोग खूब पानी लेते रहे, जब खत्म हो गया तो दूसरा टैंकर आया। ये मुझे बताया करीब 4 आदमी। केजरीवाल की विक्टिम इमेज को आप मान रहे हैं, मतलब जनता ये मान रही है विक्टिम इमेज है? जी, ये होता यह है कि ये पब्लिक एक्सेप्टेंस का एक अजीब सा मकाम होता है जिसमें कि आप जितना ही अटैक करते हैं उसकी इमेज बढ़ती है। ये विक्टिम इमेज के प्लस पॉइंट है। आप मायावती, जयललिता दोनों को देखें कि जब जब इन पे उन्होंने खुद को भी विक्टिम दिखाया है, चाहे उनके टीवी के रेडियो पॉलिटिक्स है, मैं इसको नहीं कहता। उनके नैतिकता का एक अलग वो है एनालिसिस, लेकिन फैक्ट ये है कि वो ये सक्सेसफुल रहे कि विक्टिम इमेज बना ले गए और उस पर जब जब आपने अटैक किया तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ और उस आदमी को सपोर्ट बेस उसका वेंजियंस के साथ बढ़ा। लेकिन एनके सिंह जी, बीजेपी को अगर आप 23 से 28 सीटें दे रहे हैं तो एक कौन सी सबसे बड़ी कमजोरी आपको दिखाई दी जिसके आधार पर कम से कम आपके आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी सरकार बनाने नहीं जा रही है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ थी कि 8-9 महीने में जबरदस्त जन समर्थन मिला था जी, और उसके प्लस पॉइंट जो थे वो 4 थे। मोदी की इमेज में 4 चीजें थी। पहला ये था कि एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत सुयोग्य प्रशासक हैं, गुड डेवलपर, ये बहुत ही अच्छे विकास करता है जी। तीसरा था जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और चौथा था नो टेररिज्म, 56 इंची छाती। तो ये 4 प्लसेस थे। लेकिन जब 8 महीने हो गए उसी रफ्तार में जब चला तो आपने देखा होगा कि जब शुरू के स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए तो वो एक्सेप्टेबिलिटी चलती रही, लेकिन जैसे ही आप नजदीक आए तो 8 महीने में लगा कि ये चारों चीजें तो किनारे हैं, ये तो धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो तो इसका मतलब प्रायोरिटी इनकी हट गई है। और अगर प्रायोरिटी है तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना, जो 13,500 से कम पाने वाला 60% आदमी है, उसको वर्ल्ड क्लास सिटी से मतलब नहीं है, उसको ओबामा को बराक कह दीजिए, इससे मतलब नहीं है, उसको ये कि पानी आप दे रहे हैं कि नहीं, और ये विश्वास अरविंद केजरीवाल में ज्यादा रहा। यानी कि विजन डॉक्यूमेंट काम नहीं आया। बहुत शुक्रिया एनके सिंह जी, आप हमारे जगह पर जाए। हमारे पत्रकार जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनका एग्जिट पोल हम दिखाने जा रहे हैं, वो प्रदीप सिंह हैं। और प्रदीप सिंह जी, आपके एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आपके एग्जिट पोल के आंकड़े क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो एनके सिंह जी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और प्रदीप जी, अब आपके आंकड़े। देखिए, मेरे सामने एक प्रश्न था कि जब पिछली बार हम लोगों ने बताया था, अपना आकलन पेश किया था, उसके बाद से एक बड़ी घटना ये हुई कि एग्जिट पोल के नतीजे आए। पोलिंग हुई है, उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए। तो और एग्जिट पोल के नतीजे सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह के आंकड़े एग्जिट पोल में आए हैं, उससे 2/3 से 3/4 मेजोरिटी तक आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। ऐसे में इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी। मैंने जो आकलन प्रस्तुत किया था उस समय, मैं उसी पर अब भी कायम हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ कोई इतनी बड़ी लहर चल रही है। ठीक है। प्रदीप जी, जैसा कि हम पहले भी आपको चित्रा ने भी बताया कि ओपिनियन पोल में आपने क्या सोचा था और एग्जिट पोल में क्या, वो हम आकलन करेंगे 9 बजे के बाद से, 1 घंटा पूरा उसके लिए। अभी फिलहाल हम आपके एग्जिट पोल के नतीजों पे फोकस करते हैं। इसीलिए कि पिछली बार से इस बार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीजेपी, मुझे अब भी लगता है कि बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी। 37 से 42 का जो आंकड़ा पिछली बार दिया था उस पर मैं कायम हूं। 18 से 23 का आम आदमी पार्टी का और 3 से 5 कांग्रेस का जी। उसकी वजह यह है कि एग्जिट पोल के नतीजे देखकर मैं अपना आकलन नहीं बदलना चाहता। अगर मैं गलत हूं, मैंने गलत देखा, नहीं समझ पाए इस लहर को, तो वो गलती है। प्रदीप जी, बड़ा बोल्ड है आपका ये एग्जिट पोल। निश्चित रूप से देखिए, अगर गलत है तो उस दिन भी गलत थे, आज भी गलत है। हम एग्जिट पोल में हमारा कोई रोल नहीं है, तो एग्जिट पोल को देखकर हम अपना फैसला क्यों बदलें? क्योंकि प्रदीप जी, हमने देखा है जितने भी अगर न्यूज चैनल हैं, सिर्फ एक को छोड़कर सबने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है। और यहां पर भी आप अगर बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं तो उसके पीछे आम आदमी पार्टी की चूक कहां पर रह गई, अगर उसके बारे में आप बता पाए हमें। देखिए, मुझे वही लगता है ये एक पार्टी थी जो आंदोलन से निकली थी, जिससे लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये राजनीतिक विकल्प नहीं, वैकल्पिक राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन 49 दिन की उनकी सरकार, उसके बाद का उनका जो राजनीतिक व्यवहार था, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इनमें और दूसरी पार्टियों में अंतर सिर्फ इतना है कि वो पार्टियां
50 साल, 60 साल, 100 साल पुरानी है, ये 2 साल पुराने हैं। उनको यहां तक पहुंचने में जो समय लगा उससे कम समय लगता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी को बदलने में। वो चाहे आप चंदा लेने के तरीके की बात करें, चाहे उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपने लिए मानक तय किए थे, उन्हीं के मानकों पर आप उन्हें कसें तो आपको 2013 और 2015 में अंतर दिखाई देगा। आप 13 से भी कम सीटें दे रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ 18 से 23, जबकि 28 सीटें 2013 में पिछली बार भी थी। बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले उस बार वो उनका कोई इतिहास अतीत नहीं था जी, तो कोई अतीत का उस तरह का बैगेज नहीं था, सब नए थे, उनमें से कोई भी पहले कभी विधायक भी नहीं रहा था। तो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी जिस पर वैकल्पिक राजनीति का लोगों को भरोसा था, उस उम्मीद में लोगों ने वोट दिया था। मेरा जो आकलन है उसका आधार ये है। लेकिन 49 दिन की सरकार के बाद लोगों के मन में बदलाव आया है, जिस तरह से खासतौर से छोड़ कर गए। अच्छा, ये बताइए एनके जी कि बीजेपी के प्रति आप 37 से 42 बता रहे हैं, तो ये 37 से 42 किस आधार पर? लोगों में क्या ऐसी उम्मीद? हमने बीजेपी के अंदर बहुत सारी इनफाइटिंग भी देखी किरण बेदी के प्रोजेक्शन के बाद, तो आपको क्या इसका आधार लग रहा है कि इतनी सारी सीटें बीजेपी निकाल ले जाएगी? देखिए, उसका एक बड़ा आधार यह है कि 2013 के चुनाव में नंबर 1 रही थी पार्टी, और आप देखिए कि पिछले 15 साल से दिल्ली में बीजेपी चुनाव हारती रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए, हालांकि विधानसभा लोकसभा की तुलना नहीं होनी चाहिए और दिल्ली का मतदाता लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग तरह से वोटिंग करता रहा है, ये इतिहास है जी। लेकिन लोकसभा से अब तक में 8 महीनों में मुझे नहीं लगता कि इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है कि जो पार्टी 60 असेंबली सेगमेंट्स में लीड कर रही थी वो 17-18 पे आ जाए जी। तो ये लहर मुझे नहीं दिखाई दी। और अगर नतीजे कल ऐसे ही आते हैं तो निश्चित रूप से किरण बेदी के आने का कितना फायदा मिला है बीजेपी को, अगर आपके नतीजे मतलब आप सीधे सीधे बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं? देखिए, किरण बेदी का जहां तक सवाल है, मेरा मानना है कि बीजेपी के लिए वो मुनाफे में घाटे का सौदा रहा है, इसलिए कि जितनी उम्मीद थी उतना फायदा नहीं हुआ जी। अब उनको उनके आने का फायदा हुआ या नुकसान, इसका तो आकलन इस आधार पर हो सकता है कि अगर वो नहीं होती तो क्या होता। मुझे लगता है कि नहीं होती तो बीजेपी की जितनी सीटें आने की उम्मीद है या आएंगी उससे भी कम आती, क्योंकि लगातार 4 चुनाव पार्टी स्टेट लीडरशिप के नेतृत्व में हार चुकी है। तो ऐसे में नेतृत्व एक कोशिश की गई कि स्टेट यूनिट जो बीजेपी की है उसको एक नई दवा दी जाए, एक नई मेडिसिन दी जाए, उससे शायद सुधार आए। हो सकता है, हो सकता है नहीं आए। दोनों स्थितियां उनकी नाम की घोषणा के बाद पार्टी में असंतोष पनपा, उसका नुकसान हुआ होगा, उसको कंट्रोल करने में पार्टी को कुछ समय लगा। लेकिन मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा, बजाय अगर वो किसी को प्रोजेक्ट न करते या स्टेट लीडरशिप में से किसी को प्रोजेक्ट। कांग्रेस को भी आपने 3 से 5 दिए, कोई भी 2 से आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहां भी आपने एक बड़े बोल्डली कांग्रेस को 3 से 5 दिए। देखिए, कांग्रेस का बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मुस्लिम वोट किधर जाता है। पोलिंग के बाद जो नजर आ रहा है वो लग रहा है कि वो एक तरफा गया है, तो कांग्रेस की सीटें इससे कम हो सकती हैं। लेकिन चूंकि किसी में बदलाव नहीं किया, इसलिए मैंने कांग्रेस की सीटों में भी बदलाव नहीं किया। लेकिन कांग्रेस को 2-3 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है, ये उनके लोग भी मानने लगे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी यहां पर आने के लिए। तो प्रदीप सिंह जी की नजर में बीजेपी को 37 से 42 सीटें मिल रही हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभी तक हमारे पास कुल 7 देश के जाने माने बड़े पत्रकार हैं, जिनमें से 2 का आंकड़ा हमने देख लिया है एग्जिट पोल का। एक तरफ एनके सिंह जी ने जहां आम आदमी पार्टी की सरकार की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदीप सिंह जी ने कहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले कि हम अपने अगले पत्रकार को बुलाएं यहाँ पर उनके एग्जिट पोल के साथ, आई थिंक हमारे अगले पत्रकार, ब्रेक का वक्त था, लेकिन हम पहले एक और पत्रकार हमारे एक्सपर्ट को ले लेते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और अनुज जी के आंकड़े क्या है? अनुज जी, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? जरा पिटारा जो है खोल के आप जनता के सामने दिखाइए। जी, मुझे लगता है 5 साल केजरीवाल, जनता का सीएम केजरीवाल, अच्छा, ये नारा चल गया है और वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो 5 साल खुद रहेंगे नहीं रहेंगे ये अलग सवाल होगा मेरे हिसाब से। लेकिन प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि किरण बेदी और बीजेपी ही झंडा गाड़ने वाली है दिल्ली में। तो
जी हाँ, ये उनका आकलन है। और मैं एक मजेदार चीज इसी में बताता हूं, कल जब खुद रहेंगे नहीं रहेंगे ये अलग सवाल होगा। मेरे हिसाब से लेकिन प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि किरण बेदी और बीजेपी ही झंडा गाड़ने वाली है दिल्ली में। तो जी हाँ, ये उनका आकलन है। और मैं एक मजेदार चीज इसी में बताता हूं, कल जब भाजपा में अपना मंथन चल रहा था तो सभी उम्मीदवार जब बैठे हुए तो रामलाल जी ने पूछा किनको किनको लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। 70 में से 67 हाथ उठ गए। वो भी थोड़े हैरान हो गए, बोले भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बात कर रहा हूँ। लेकिन 3 कौन से नहीं उठे, दिलचस्प ये भी है। अगली बार में 62 हाथ उठे जी। तो उन्होंने वहीं पे प्रक्रिया रोक दी, बोले भाई इतनी सीटें तो आने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। चलिए आपका एग्जिट पोल शुरू करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को 40 और बीजेपी को 25 और 5 सीटें कांग्रेस व अन्य, जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो सकता होगा, 3 या 4 सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी। आम आदमी पार्टी को बहुमत से 4 सीटें आप ज्यादा दे रहे हैं, इसके पीछे आधार मतलब आपने इतने, और मुझे लगता है जितना अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास है या वो जितना दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका उससे भी ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। उसका कारण है देखिए, आपने पिछले बार जो एक ओपिनियन पोल पत्रकारों का किया था, उस दिन मैंने उस प्रोग्राम में कहा था, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। जो प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी की विश्वासनगर की रैली को देखने गया हुआ था। वो रैली जो थी वो अपनी जगह है, मगर किरण बेदी जब मूव कर रही थी, उनका काफिला जब कार धीरे धीरे बढ़ रही थी तो कार्यकर्ता भाजपा के जो बैठने जा रहे थे वो उनमें कोई करंट मुझे नजर नहीं आ रहा था। पिछले रविवार को जब द्वारिका में रैली होनी थी और मुझे यहां आना था तो मैंने बसें अपने घर के सामने से गुजरते हुए देखी, कोई करंट नहीं था कार्यकर्ताओं के अंदर। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की जो सभाएं पिछले 1 हफ्ते के दौरान, यानी प्रचार खत्म होने के 1 हफ्ते के दौरान जो हुई, वो काफी जोश भरी उसमें भीड़ होती थी और अच्छी भीड़ होती थी। ये एक पहला आकलन था। आपने उनके वॉलंटियर्स को लेकर भी काफी दिलचस्प बातें बताई थी हमें स्टूडियो में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं उस बात को। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मैं द्वारिका में खड़े होकर के एक सब्जी वाले से पूछता हूं कि भाई केजरीवाल जी कहते हैं कि महंगाई तो वही कम करेंगे जबकि मोदी जी कहते हैं वो कम करेंगे, तो भाई कहता है 9 लाख का सूट पहनने वाला आदमी तो महंगाई कम कर नहीं सकता है, केजरीवाल ही महंगाई कम करे। लेकिन ये तो राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया था, उसका फायदा उन्हें मिला ही नहीं। नहीं, राहुल गांधी ने तो बाद में कहा। मेरी ऐसी सूचना है कि आम आदमी पार्टी ने भीतर ही भीतर बहुत अधिक उसका प्रचार किया, और जिस तलखी से उस सब्जी वाले ने मुझे कहा जी, वो तलखी जो है, इसीलिए मैंने एक दिन आपके कार्यक्रम में, दूसरे कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली शायद वोटिंग क्लास वॉर के सहारे कर रही है इस समय। गरीब तबका जो है बहुत सारी चीजें मुफ्त में पाने की उम्मीद में वो केजरीवाल जी के लिए वोट डालने जा रहा है, और जो मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन जो एक दूसरा सर्वेक्षण आया हुआ है और मेरा जो आकलन है कुछ हद तक उस पर भी निर्भर हो सकता है। अनुज जी, एक और दिलचस्प चीज है, क्योंकि एक लाइन बस केवल कि गरीबों ने 75% वोटिंग की है और जो पढ़े लिखे, जो जिनको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, उनमें 60% वोटिंग हुई। तो ये इस तरह का अंतर है, चूंकि आप आंकड़ों के जरिए अपनी बात रखते हैं। एक और आंकड़ा है, वो दिलचस्प है, जो 30% लोग हैं राजधानी दिल्ली के, वो निम्न मध्यम वर्गीय आय से वो ताल्लुक रखते हैं, ज्यादातर नीचे के लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों ने अरविंद केजरीवाल को वोट किया है, ये बात पहले आप भी बताते रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि एक मुश्त उनका पूरा का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को चला गया, मोदी जी की ओर से तमाम दावे किए जाते रहे। तो यहां पर असर बीजेपी का उस तरह से क्यों नहीं पड़ा उन लोगों के ऊपर? इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए कि 12% मुस्लिम और 18% शेड्यूल कास्ट, ये भी एक बड़ा वोट बैंक बन करके आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। ये कांग्रेस का वोट बैंक जनाधार हुआ करता था, जो पिछले 16 सालों से बीजेपी को सत्ता से बाहर रखे हुए था। कि इमाम बुखारी वाले एपिसोड के बाद भी जो माइनॉरिटी वोट था वो आम आदमी पार्टी के खाते में गया? मुस्लिमों ने अपना समर्थन उनकी रैलियों में आम आदमी पार्टी को बुखारी के बोलने के पहले दे दिया था, और बुखारी के कहने पे कितने वोट पड़ते हैं मुझे पता नहीं है। यदि पढ़ते होते तो शोएब इकबाल कभी जीतते नहीं। फिर आम आदमी पार्टी को इतना क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी थी? ये वो इसलिए पड़ी थी कि हिंदुओं का मध्यम वर्ग जो है वो नाराज न हो जाए, और क्योंकि भाजपा ने उसी समय, देखिए अरुण जेटली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने इस ओर इशारा करने की कोशिश की थी, कोई डैमेज हो उसके पहले उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया था। एक और चीज है, दिल्ली की 70 में से 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 10 से 48% तक हैं, और वहां पर 70% मतदान हुआ है, यानी कि इशारा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की ओर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पिछली बार ओखला की सीट पर सबसे कम 58% वोट हुआ था जी, और दिल्ली में 5 ऐसी सीटें जो पिछले 5 चुनावों से 1993 से अब तक
केवल मुस्लिम वहां जीतते हैं और यही 5 उम्मीदवार यानी 5 ही विधायक इन सीटों के वही जीतते हैं मुस्लिम, और कोई छठवां नहीं जीता इन 5 चुनावों में। तो वैसे में ओखला में पिछली बार कम होना, इस बार वोट बढ़ना, वो एक आकलन है। और जो शुरू से कहा जा रहा था कि जो वो 5 विधायक जो कांग्रेस की टिकट पर उतरे हैं, शायद ही उसमें से कोई दोबारा चुन करके आ पाए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा संकेत था कि क्या बदलाव हो रहा है। चलिए, आपने जो अपना ये व्यू पॉइंट रखा और अपना एग्जिट पोल हमें बताया, प्रदीप जी ने इसके उलट बताया था। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई थी, बहुमत दिखाई थी। प्रदीप जी, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं अनुज जी से? नहीं, एक तो ये कि अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है अरविंद केजरीवाल की, तो फिर ये क्लास वार नहीं हुआ, फिर एक क्रॉस सेक्शन सोसाइटी के उनको वोट मिला है। केवल जो समाज का वंचित वर्ग है उसके आधार पर इतनी सीटें नहीं मिलती। उसका मैक्सिमम मिला है और बाकियों में से कुछ मिला है। पिछली बार भी उनको मिला था, ऐसा नहीं कि पिछली बार कांग्रेस के पास भी गया था। थोड़ा कांग्रेस को भी गया था, लेकिन मैक्सिमम उन्हीं को मिला था। और इस 45, 47 या 50 सीट पाने का मतलब है आपको समाज के हर वर्ग का समर्थन। मैंने 40 दिए, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कोई कोई ऐसा वर्ग है जिसका एकमुश्त वोट माना यही जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को मिल चुका है, और झुग्गी झोपड़ियों जो 2022 में वो बनवाने की बात कर रहे हैं, उसका असर ज्यादातर हमें नहीं देखने को मिला। 2022 का मोदी साहब कर रहे हैं जो है जी, मोदी साहब 2022 का बिल्कुल। देखिए, मोदी साहब यदि यहाँ सीएम पद के दावेदार होते तो शायद उनके नाम पे वोट पड़ जाता। अरविंद केजरीवाल ने जब ये कह दिया कि 2022 तक क्या झुग्गी झोपड़ी वाले इंतजार करेंगे, तब तक वो सड़क पर रहेंगे, क्या ये ज्यादा असर कर गया है उन लोगों के ऊपर? मगर मैं तो केजरीवाल साहब से पूछूंगा कि क्या वो अगले दिन बना के मकान दे देंगे क्या? अच्छा, एनके सिंह साहब, क्योंकि आपने भी तकरीबन कमोबेश वही आंकड़े दिए जो अनुज गुप्ता जी ने दिया, और हम बात यहाँ बीजेपी और झुग्गी झोपड़ी वालों की कर रहे हैं, हम अवैध कॉलोनियों की कर रहे हैं। तो जो अध्यादेश लाई बीजेपी लास्ट मोमेंट में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, उसका कहीं कोई फायदा, कोई असर होता नहीं दिख रहा है अगर इन एग्जिट पोल के नतीजों को माने उस वर्ग के बीच में? एक शीतल, ट्रस्ट डेफिसिट बड़ा साफ दिखाई दिया। देश का प्रधानमंत्री, वो भी एकल नेतृत्व वाला, जिसकी ताकत के बारे में कहना नहीं, वो पार्टी अध्यक्ष भी अपना बदल सकता है, इतनी ताकत है। आज क्या वजह है कि अचानक जनता को लगा कि नहीं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है। एक देश का प्रधानमंत्री जब कहे कि नहीं, हम आपको मकान बना के देंगे, आप सोचिए मकान सपना होता है उस झुग्गी वाले का, और आपके दर पे देंगे, इसके बावजूद अगर वो कन्विक्शन कैरी नहीं कर रहा तो कोई कारण होगा। आपको लगता है कि मोदी का इफेक्ट जो है वो खत्म हुआ है? एग्जैक्टली नहीं, कहीं ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि आपने जो कहा था 9 महीने में कहीं लगा कि आप वो नहीं कर रहे हैं, आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो गई हैं। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट था, इसने बड़ा मैटर किया। और अब मुझे डर है ये ट्रस्ट डेफिसिट अरविंद केजरीवाल का भी उतना ही फास्ट गिरेगा अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन ये मानना चाहिए कि अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी होती है, तो ये ध्यान रखिए कि शाश्वत नहीं होता। ये 2 महीना 4 महीने, और मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आपके पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर फैक्ट वो देता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ये बना रहा, एक बीच में गैप के बाद भी अरविंद केजरीवाल बना नहीं, उसमें ये गया जो इमेज थी, एक मफलर पहले आदमी जुझारू है, गलियों में जाता है, कूचों में जाता है, एलिटिस्ट स्टाइल नहीं है। लेकिन फिर वो सत्ता छोड़ के भी चला गया। हाँ, वो नेगेटिव, वो इसलिए गया कि अरे बेचारे को नहीं दिया गया, 89 दिन मिला, 49 दिन में उसने ये किया, ये एक कहीं चला गया। हम ये नहीं कह रहे कि बेचारा इफेक्ट जो है उसने काम किया, बेचारा इफेक्ट ने काम किया। उनके लोगों ने अपने बयानों में कहा है, इंटरव्यूज में कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनको खुद समझ में आया कि उनका खेल खत्म हो गया है। लेकिन बीच में जो समय मिला दिल्ली के अंदर गलियों में, सड़कों पे, सब जगह जाने का, उन लोगों ने मेहनत की और माफी मांग के अपने विश्वास को फिर से जगा लिया। मेरी बात हुई थी, आप गौर कीजिए जरा, नरेंद्र मोदी का वो एक पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी, उसके बाद लोकसभा में, विधानसभा के मुकाबले आपको अगर 3% एक्स्ट्रा वोट मिले, 28 से बढ़ के 31 हो जाए, वो फैक्टर क्या था? सर देखिए, वो हर चुनाव में होता है। विधानसभा के समय क्योंकि निर्दलीय बाइपोलर हो गया, उसका बहुत बड़ा कारण है। वो परसेंटाइल में लगभग ये है कि जो रेडियो में हम ऐड सुनते थे, अक्सर बजता था अरविंद केजरीवाल का कि भूले तो नहीं टाइप का जो उनका ऐड था कि 49 दिन की सरकार को याद करना, वो मैसेज पहुंचा, जनता तक पहुंचा। मोड ऑफ मैसेजिंग
और कंटेंट ऑफ मैसेजिंग, ये बड़ा मैटर करता है। आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन हमारे कई और पत्रकार हैं देश के जाने माने जिनका एग्जिट पोल अभी बाकी है। और अभी तक जो आंकड़े 3 लोगों के हमारे सामने आए हैं, एनके सिंह जी ने आम आदमी पार्टी, अनुज गुप्ता जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है, जबकि प्रदीप सिंह जी ने कहा है कि बीजेपी की ही लहर है और बीजेपी अपनी बनाएगी सरकार। बाकियों के आंकड़े क्या कहते हैं जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। स्वागत है। वो पल, वो लम्हा जिसका पूरे देश को, पूरी दिल्ली को इंतजार है कि आखिर कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। उसमें अब ज्यादा घंटे नहीं बचे हैं और उसके लिए इंडिया न्यूज ने खास तैयारी कर रखी है। कल सुबह 6 बजे से ही लगातार आप कवरेज देखेंगे इंडिया न्यूज पर। लेकिन उससे पहले हम आज कर रहे हैं ये देश के जाने वाले पत्रकारों का एग्जिट पोल। ब्रेक से पहले हम 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल जान चुके हैं, जिनमें से 2 पत्रकारों का, एनके जी का और अनुज गुप्ता का ये मानना है कि दिल्ली में बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। और प्रदीप सिंह वो ये कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आइए अब हम चौथे पत्रकार हमारे साथ जो मौजूद है, पुरुषोत्तम अग्रवाल, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। पुरुषोत्तम जी, पार्टी की सरकार और प्रदीप सिंह वो ये कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आइए अब हम चौथे पत्रकार हमारे साथ जो मौजूद है, पुरुषोत्तम अग्रवाल, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। पुरुषोत्तम जी, शुरुआत कर लेते हैं पुरुषोत्तम जी। सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? दिल की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं सारे राजनेताओं की, आप बताइए आपका आंकलन क्या कहता है? नहीं, मुझे लगता है कि इस चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है और बीजेपी के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरा अनुमान यह है कि आम आदमी पार्टी को 45 के करीब सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 22 और कांग्रेस को 3। 45 आम आदमी पार्टी को। जी। अब तक का जितने लोगों ने भी हमें आंकड़ा दिया है, टोटल में सबसे ज्यादा आप, हालांकि एनके सिंह जी ने भी मैक्सिमम 45 उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैंने कोई इस तरह डेटाबेस वगैरह नहीं किया है, लेकिन बहुत से लोगों से बात की है और कुछ राजनीतिक विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। आप इस बात पर ध्यान दें कि दिल्ली का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, वो केंद्र की सरकार और उस राज्य में जो सरकार है उसके केवल परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि उसकी पॉलिटिक्स पर भी एक तरह का रेफरेंडम होता है। अब पिछली जो सरकार, यानी इस समय जो सरकार है मोदी जी की, वो एक कानून लाई है लैंड एक्विजिशन के बारे में। उसका जरा कल्पना कीजिए कि आउटर दिल्ली के जो देहाती और किसान मतदाता हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी सूचनाओं और मेरे जो भी अनौपचारिक सूत्र हैं उनके मुताबिक इस बार आउटर दिल्ली में बीजेपी को बहुत जबरदस्त झटका लगने जा रहा है। पिछली बार भी सर ऐसा ही हुआ था, आउटर दिल्ली में और भी ज्यादा लगने वाला है। इसी तरह जो पुरानी दिल्ली और ये बाहर के जो इलाके हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं, वहां आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने जा रहा है, ये मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जिन्हें हम मिडिल क्लास लोकेलिटीज कहते हैं, उनमें भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को पूरी तरह से बढ़त हासिल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा तबका नौजवानों का है और ये सारे के सारे नौजवान केवल वंचित वर्ग के या केवल निम्न मध्य वर्ग के नहीं है, मध्य वर्ग के और उच्च मध्य वर्ग के भी बहुत सारे नौजवान। आप ये कह रहे हैं कि हर वर्ग का, हर वर्ग का, हर उम्र का, मुख्य रूप से वंचितों और गरीबों का, और लेकिन निश्चित रूप से मध्य वर्ग और इवन उच्च मध्य वर्ग में भी अच्छा खासा समर्थन आम आदमी पार्टी को। युवा वर्ग का बीजेपी की तरफ रुझान भी कहा जा रहा था कुछ समय पहले, तो ये टिल्ट हो गया, वापस चला गया। एक बात हम समझें, जो मेरे अनुमान के अनुसार जो भाजपा की दुर्गति दिल्ली में होने जा रही है, उसके लिए लार्जली भाजपा स्वयं जिम्मेवार है। क्योंकि एक तो देखिए, कोई भी चुनाव, ये एक बहुत बड़ी माइथोलॉजी शायद दुनिया भर में है कि चुनाव केवल पर्सनल इमेज के आधार पर जीत लिया जाता है। पर्सनल इमेज को मीडिया बनाता है, लेकिन उस पर्सनल इमेज को वोट में तब्दील करने का काम कार्यकर्ता लेकिन यहाँ भी तो केजरीवाल की पर्सनल इमेज थी, उनका 49 दिन के शासन का दावा था। तो मेरी बात सुनिए ना, पर्सनल इमेज केजरीवाल की काफी खराब थी। 49 दिन की सरकार ठीक से नहीं चलाई, सरकार छोड़कर भाग गए, लेकिन केजरीवाल ने 2 काम ऐसे किए जो हिंदुस्तान के अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही किसी नेता ने की हो। एक तो ये मानना कि मैंने गलती की और उसके लिए 6 महीने तक लगातार माफी मांगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब भाजपा और कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव को लेकर के सुखी और दुखी हो रहे थे, तब आम आदमी पार्टी का कैंपेन लगातार चल रहा था।
आप लोगों की और हम लोगों की समस्या ये है कि हमें लग रहा है कि पिछले 15 दिन में ही दिल्ली का चुनाव हो गया। आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव एक तरह से पिछले 6 महीने से लड़ रही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लगातार पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी उन लोगों की ओर से ही किया गया। लगातार मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं, लगातार कॉलेजों में जा रहे हैं, लगातार दिल्ली डायलॉग कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल ने सबसे बड़ा काम क्या किया, आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल क्या करें, अब एक एक करके देखिए। सबसे पहले उन्होंने माफी मांगने का सिलसिला किया, बल्कि उनको सॉरी मीटिंग ही कहा गया। जी, क्षमा याचना सभा, लगातार लोगों से माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल है 10 या 15 दिल्ली डायलॉग ऑर्गेनाइज किया, यानी पूरा फोकस उनका इस पर था। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, और एक सिंसियरिटी उसमें झलक रही थी। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, आपके आंकड़े हमने दिखाए जनता को, जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को 45 के साथ बहुमत और सरकार बनने जा रही है। चित्रा, हमारे अगले आम आदमी पार्टी में चाहूंगी पुरुषोत्तम जी आप अपनी जगह पर आ जाएं। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं 45 सीटें, बीजेपी को 22 और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें। और अब अगली बारी है रास बिहारी जी, आप आइए और आप बताइए अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, आपके आंकड़े क्या कहते हैं। और एक और दिलचस्प चीज है यहाँ पर जो मैं आगे आपसे पूछूंगी कि 22 कुल सुरक्षित सीट हैं दिल्ली में, जिनमें से 9 पर आम आदमी पार्टी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। 9 पर 12 है, 9 पर जीत दर्ज की थी और 2 बीजेपी 1 कांग्रेस। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आंकड़े बताइए, अब आपका आंकड़ा क्या कहता है। मेरा जो आकलन है वो है कि आम आदमी पार्टी को 45 सीट मिल रही है, इसमें 4 सीट आगे पीछे हो सकती हैं जी, और बीजेपी को 24 सीट मिल रही है, इसमें 4 सीट आगे पीछे हो सकती हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस को या तो 1 सीट मिलेगी या 0 आएगी कांग्रेस। और जो 1 सीट मिल रही है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर बोल देता हूँ, हो सकता है कल मैं फेल भी हो जाऊं। 1 सीट मुझे लग रहा है विश्वास नगर कांग्रेस निकाल सकती है, बाकी कहीं भी सदर बाजार हार रही है। सदर बाजार हार रही है और अजम आकर तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, मुश्किल से 10% वोट उनको बार भी सदर बाजार से 10% माने जमानत जब्त, 10% माने जमानत जब्त। दूसरा यह है कि मैंने जो आकलन किया, पिछली बार अगर आप देखें तो हरियाणा से लगी हुई सीट है ना, बदरपुर, तुगलकाबाद, मेहरौली, बिजवासन, एक मुंडका सिर्फ इंडिपेंडेंट जीता था, बाकी बवाना नरेला तक बीजेपी जीती थी। और इस बार वहां कुछ सीटों पर बदलाव की लहर है, सारी सीटों पर नहीं मान सकता हूं मैं, कुछ सीटों पर बदलाव की लहर है। दूसरी जो बड़ी बात है इसमें, राजभारी जी एक चीज मैं एक बात जो किसी ने बोली, एक बात इसमें मैं जो बोलता हूं कि वोट परसेंटेज बीजेपी का भी बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद बीजेपी की सीट नहीं बढ़ रही है, सीट कम हो रही है बीजेपी की। मेरा सवाल यह है, आपने हरियाणा का जिक्र किया कि उससे सटे हुए जितने इलाके हैं वहां पर पिछली बार बीजेपी ने अच्छा किया था। मनोहर लाल खट्टर लगातार उन इलाकों में इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जमे रहे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्या बीजेपी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा उसको फायदा हुआ है, क्योंकि इसमें 2-3 बड़ी बातें हैं। पहला तो यह है कि जो देहात में रहते हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं, वो डीटीसी में ड्राइवर है, वो किसी सरकारी दफ्तर में छोटा क्लर्क है, या कहीं चपरासी है, वो टैक्सी चला रहा है, या छोटे मोटे धंधे कर रहा है, इस तरह के आदमी है। और उनमें ये चीज गई है, जैसे अगर आप देखें तो मुस्लिम तो चूंकि मोदी खिलाफ था तो जाना ही था आम आदमी पार्टी की तरफ में पूरा, क्योंकि पिछली बार जरूर कांग्रेस को लेकर भ्रम रहा कि कांग्रेस हो सकता है कुछ सीटें निकाल दे, लेकिन इस बार मुस्लिम वोट एकजुट हो गया है। दूसरा जो है ना, जो दलित वर्ग है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जात का हो, जैसे मान लीजिए कोई चपरासी का काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे कोई पंडित सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे कोई टैक्सी ड्राइवर ब्राह्मण हो, वो सब आम आदमी पार्टी। यानी जो दलित कार्ड बीजेपी ने प्ले किया उदित राज को लाकर, और उसके बाद के जो हमने बिल्कुल प्ले नहीं किया कृष्णा तीरथ को लाकर, वो चल नहीं पाया। अगर दलित कार्ड अगर चलता उदित राज का, तो जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मंगोलपुरी और सुल्तानपुर माजरा में तो खुद बीजेपी 20,000 वोट से पीछे रही है। अगर इतना दलित कार्ड चलता, अगर उदित राज इतने ही बड़े दलित नेता होते, और अच्छी खासी वोटर परसेंटेज है दिल्ली में, दलित वोटर परसेंटेज। तो क्या ये माना जाए कि जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि जो 12 सुरक्षित सीटें हैं, 9 आम आदमी पार्टी ने जीती थी, 2 बीजेपी, इस बार वो दोनों सीटें क्या बीजेपी गंवा रही है? मुझे लग रहा है कि 12 की 12 सीट पे आम आदमी पार्टी जीत रही है। 1 करोड़ बाग सीट पर जरूर बीजेपी थोड़ी टक्कर में है। तो जो मैंने +-4 दिया है, मैंने उस सीट को देख कर दिया, क्योंकि अगर वहां से जीती भी ना, चाहे आम आदमी पार्टी जीते चाहे बीजेपी जीते, बहुत कम अंतर से जीत होगी वहां। ठीक है एनके जी, आप कुछ शायद पूछना चाह रहे हैं, कुछ सहमत नहीं है किसी बात को लेकर? मैं आपके दोनों की बात से चित्रा जी, दलित सीट नेसेसरली दलित वोट से नहीं होता है,
क्योंकि वोट तो जनरल होता है। बिल्कुल। तो दलित सबके कैंडिडेट दलित होते हैं। हाँ, दलित सीट तो दलित वोट तो हर सीट पे है। हाँ, इसलिए लेकिन क्या है कि 12 सीट जो दिल्ली में रिजर्व है, जहां पर सबसे ज्यादा दलित मतदाता जो है, क्योंकि वो जब सीटें बनाई गई थी डिलिमिटेशन में, तो पहले दिल्ली में 13 सुरक्षित सीट थी, लेकिन पिछली बार जो विधानसभा में जो दलित आबादी का कम हुआ, उस कारण 12 सीट रह गई। 12 सीट वो है जो जहां सबसे ज्यादा, अगर देखेंगे आप, तो सबसे ज्यादा दलित मतदाता जो रहते हैं 12 के हिसाब से। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर क्या वजह हुई। हमने यूपी में देखा, यूपी में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने परफॉर्म किया और दलित वोट बैंक की मसीहा मायावती को पूरी तरह से राउट कर दिया, उदित राज को दिल्ली में लाए, ये कृष्णा तीरथ को टिकट दिया, उसके बावजूद वो इफेक्ट नहीं हो पाया, क्या वजह रही? अशोक टंडन जी, आपसे। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग जो अभी आंकलन कर रहे हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि रिजल्ट आ गए। हाँ, अगर हम माने एग्जिट पोल नहीं, लेकिन एग्जिट पोल से प्रभावित होकर हम जब आंकलन अंदर जाकर करना शुरू करेंगे तो कहीं न कहीं उसके गलत होने का भी एक अंदेशा रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि हम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक हम उन कारणों के बहुत गहराई में अभी न जाए, क्योंकि अब जैसे प्रदीप जी ने कहा, मान लो वो ठीक होता है तो यही हम पत्रकार लोग फिर दूसरा आर्गुमेंट देना शुरू कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए हम अपने आंकड़े दे रहे हैं तो उसका प्लस माइनस क्या है? अपने आंकड़ों पर अपना देना एनालिसिस ठीक है, लेकिन कहीं हम उस प्रभावित होकर, मुझे क्या लग रहा है कि प्रदीप जी को छोड़कर जो अपने उस पर कायम हैं, हम सब लोग ये जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो हम प्रभावित होकर ही अपना। एक और चीज है, अगर आप के इलाकों में जो जाइए वहां पर आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर एक अलग सा पागलपन है, जैसे कहां से ये नेता आया हो और सब लोग उनकी तरफ। ज्यादातर मैं भी दिल्ली होकर आई। मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी भी आंकलन की गहराई में तब तक नहीं जाएं जब तक कि सचमुच में हमारे सामने अभी ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा, क्योंकि पत्रकार तो माहिर होता है, दोनों तरफ दे रहे हैं। वो आएगी बात सामने आएगी ओपिनियन पोल के साथ जब हम कंपेयर करेंगे। फिगर दी है, उस फिगर को जस्टिफाई करने के लिए मैं प्रीमेच्योरली उसके आर्गुमेंट्स भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक डर है। अशोक जी, ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद अशोक टंडन जी का एग्जिट पोल भी हम देखेंगे। फिलहाल वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को बिल्कुल कंफर्म रिजल्ट मान के एकदम से आंकलन करना मत शुरू करिए, लेकिन उनका एग्जिट पोल क्या कहता है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। और भी हमारे पत्रकार मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका भी एग्जिट पोल हम जानेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको इतना जरूर याद दिला दे एक बार फिर से कि कल जो नतीजे दिल्ली के आने वाले हैं, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं, सभी की नजरें हैं, उस पर सुबह 6 बजे से ही इंडिया न्यूज खास कवरेज दिखाएगा। तो आप जुड़े रहिए अभी से इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। तो दिल्ली के नतीजों पर नामी पत्रकार देश के जो हैं उनका एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। हम अभी तक 5 नामी पत्रकारों का एग्जिट पोल आपको दिखा चुके हैं। शीतल, यहाँ पर जोड़ दें कि इन 5 नामी पत्रकारों में से 4 लोगों ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी है, जबकि सिर्फ एक प्रदीप सिंह जी हैं जिनके मुताबिक बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से आपको याद दिला दें, इंडिया न्यूज लेकर रखे है खास तैयारी। कल सुबह कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली चुनाव के सबसे तेज सटीक नतीजों के लिए सुबह 6 बजे से आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए, कुल 7 पत्रकारों का ये एग्जिट पोल हम कर रहे हैं, 5 का हमने कर लिया है और अब बारी है हमारे छठे पत्रकार की। और हमारे छठे बड़े पत्रकार अशोक टंडन है, जो कि एग्जिट पोल को नतीजे ना मान ले इसकी अपील पहले ही कर चुके हैं ब्रेक से पहले। लेकिन उनका एग्जिट पोल क्या कहता है अशोक जी, अब आपको ये आके बताना होगा। आप सेफ प्ले नहीं कर सकते, प्लीज। देखिए, जैसे पहले मेरे कुछ साथियों ने कहा कि हम लोग एग्जिट पोल नहीं दे रहे, ये हम लोगों का असेसमेंट है। और मैं मानता हूं कि इस असेसमेंट को देने में हम लोग जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे प्रभावित हुए हैं। और इसलिए आप हुए प्रभावित? नहीं हुए आप भी? क्योंकि देखिए, पत्रकार हैं हम लोग, हम जो जनता की नब्ज देखते हैं और उसमें एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे प्रभावित हुए बिना
हाँ, प्रदीप जी ने जरूर कहा कि मैं उसी बात पर अड़ा रहूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि जो फिगर मैं देने जा रहा हूं उसमें मैं एग्जिट पोल से प्रभावित हूं। अशोक जी, लेकिन एक और चीज है, जो एग्जिट पोल होता है या फिर जो टेलीविजन चैनल पर हमने एजेंसियों के माध्यम से दिखाया, वो एक साइंटिफिक विश्लेषण होता है, लोगों से बातचीत के आधार पर उसका आंकलन किया जाता है और वो सच के काफी हद तक हमने देखा है करीबी होता है। ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं। अभी हाल ही में झारखंड में एग्जिट पोल गलत साबित हुए। सभी एग्जिट पोल बीजेपी को 60-61 सीट दे रहे थे और 41 सीट आई। तो मैं मानता हूं कि लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनी। हाँ, नहीं कहीं, इसीलिए मैंने कहा कि हम भी उससे प्रभावित होते। चलिए आपके आंकड़े फटाफट तो मैं अपने आंकड़े में अभी आम आदमी पार्टी को 35, बीजेपी को 30 और कांग्रेस और आदर्श को 5 सीट देने का मेरा आंकलन बना है। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा, कई मेरे मित्रों ने भी कही कि जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो उस समय जो माहौल था उसमें लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आए थे, पूरी दिल्ली उसके आईने में, उसके संदर्भ में आने वाले ये विधानसभा चुनाव को देख रही थी। जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी 7 की 7 सीट जीती, 46% वोट बीजेपी को मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर जी। और वहां से जो हम आगे बढ़े तो आज जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो हमारे कुछ मित्र आंकलन बता रहे हैं कि क्या बीजेपी का 46% से घटकर वोट 34% पर सचमुच में आया है कि नहीं, ये केवल कल ही हम लोगों को पता चल पाएगा। मेरे दिमाग में जो इस चुनाव को लेकर एक तस्वीर उभर रही थी वो ये थी कि 49 दिन की सरकार के बाद केजरीवाल के प्रति थोड़ी बहुत उदासीनता आएगी और जिसके चलते कांग्रेस का कुछ वोट बैंक वापस कांग्रेस की ओर जाएगा जी। और बीजेपी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 महीने में ऐसी कोई गलती नहीं की कि जिसके कारण वो वोट बैंक नीचे आए, तो मैं ये मानकर चल रहा था कि 40% बीजेपी अगर अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखती है और कांग्रेस कुछ वोट वापस अपना आम आदमी पार्टी से लेती है तो कांग्रेस फाइट में आ जाएगी और एक बड़ा त्रिकोणा संघर्ष दिल्ली के अंदर होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा होगा। हाँ। लेकिन एक और चीज, आपने 35 दे दिया है, एक और दे देती है, मतलब ऐसा क्या हुआ कि बहुमत से एक आंकड़ा पीछे रह गया? 35 भी बहुमत होता है, 70 का बहुमत 35 होता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहना लेकिन 36 चाहिए ना सरकार बनाने के लिए। देखिए ये तो एक आंकलन है, ये इसमें कुछ फेरबदल भी हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मेरे दृष्टि से जो एक बड़ी खास डेवलपमेंट इस चुनाव में हुई वो ये हुई कि कांग्रेस जब इस चुनाव में आई तो बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या उनको नरेंद्र मोदी पर हमला करना चाहिए या क्या उनको केजरीवाल पर हमला करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी पर हमला करने से बच रहे थे। बिल्कुल, मैं तो उसके लिए उनको दाद देता हूं कि आम आदमी पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी का नाम भी इसका फायदा हुआ उनको। उसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि 2013 के दिसंबर के चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को 34% वोट मिला और लोकसभा में वो 46% बढ़ गया, तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी एक फैक्टर थे। अगर आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी पर हमला बोलती है तो क्या ऐसा नहीं हो कि जो लोग आम आदमी पार्टी के कारण केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल के नारे के साथ चल रहे थे, वो नाराज होकर कहीं आम आदमी पार्टी से कट ना जाए। बयान बहादुर भी बीजेपी में बहुत ज्यादा थे, खुद प्रधानमंत्री उनको नक्सली बताते हैं। एक नेता आती हैं सामने, निर्मला सीतारमण चोर बता देती हैं। क्या इस तरह के बयानों का भी नुकसान हुआ है यहाँ पर? देखिए पहली बात तो मैं जो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का नरेंद्र मोदी पर हमला न बोलना, मेरा मानना है कि ये उनका एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। अशोक जी हमारे पास ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपने बात की थी नरेंद्र मोदी की लहर की जिसके आधार पर लोकसभा में 7 सीटें जो है वो पूरी की पूरी ले गई बीजेपी, तो आपका ये जो अब आंकलन है इससे आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की लहर जो है वो कम हुई, इस वजह से ऐसा हुआ? देखिए दिल्ली में जैसा मैंने कहा 2013 दिसंबर के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी उभरी और वो कांग्रेस का स्थान लेने के सक्षम बनी, तो कहीं न कहीं दिल्ली के एंटी
कांग्रेस वोटर के दिमाग में केजरीवाल एक दिल्ली के सक्षम नेता हो सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल कहीं ना कहीं उनके मन में अपील कर चुके थे। इसीलिए 40% का वो जो वोट नरेंद्र मोदी को मिला, वो अगर आज के एग्जिट पोल ठीक है तो वो वापस 34% बनाए हुए थे। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारा ये जो एग्जिट पोल हमने दिखाया है पत्रकारों का, उसका औसत आपको दिखाएंगे। और साथ ही ये तमाम पत्रकार हमारे साथ उस वक्त भी मौजूद थे जब इंडिया न्यूज ने ओपिनियन पोल किया था एग्जिट चुनाव मतदान होने से पहले। उस वक्त इनके आंकड़े क्या थे, आज इनके एग्जिट पोल के आंकड़े उससे कैसे फर्क हैं, उसका कंपैरिजन और उस पर चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता भी जुड़ेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। नतीजे क्या होंगे, कल सुबह 6 बजे से लगातार इंडिया न्यूज पर महा कवरेज आप देखने जा रहे हैं। और उससे पहले पिछले 1 घंटे से हम दिखा रहे हैं देश के जाने माने पत्रकारों का एग्जिट पोल। 6 पत्रकार अपना एग्जिट पोल दिखा चुके हैं और उनके आंकड़े, अधिकांश के आंकड़े, तकरीबन 6 में से 5 के आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और केवल एग्जिट पोल 6 पत्रकार अपना एग्जिट पोल दिखा चुके हैं और उनके आंकड़े, अधिकांश के आंकड़े, तकरीबन 6 में से 5 के आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और केवल एक प्रदीप सिंह जो हमारे साथ हैं, हम सब उन्हें कह रहे कि ये तो बहुत बहादुर है, हमारे साहब बहादुर है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी में बड़ा कम अंतर होता है। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने की बात कही है। चित्रा, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि हमारे किस पत्रकार एक्सपर्ट ने क्या क्या नंबर। शुरुआत हम एनके सिंह जी से कर लेते हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। और एनके सिंह जी के अनुसार बीजेपी को 23 से 28 सीटें, आम आदमी पार्टी को 42 से 47 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 यानी कि 2 की गुंजाइश छोड़ रखी है एनके सिंह जी ने। उसके बाद बारी थी प्रदीप सिंह जी की, जिन्होंने सीधे सीधे बीजेपी की सरकार बनने की बात कह दी। बीजेपी को 37 से 42 सीटें, प्रदीप सिंह जी के अनुसार आम आदमी पार्टी को 18 से 23 और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी उसके बाद हमारे सामने आए थे, उन्होंने कहा बीजेपी को 22 सीटें, आम आदमी पार्टी को 45 सीटें, यानी कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना रही है, कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें। अनुज गुप्ता जी के हिसाब से बीजेपी को 25 सीटें, आम आदमी पार्टी को 40 सीटें और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 सीटें। अब इसके बाद राज बिहारी जी की हम बात कर लेते हैं। सीधे सीधे पूरे विश्वास के साथ उन्होंने 45 सीट दे दी आम आदमी पार्टी को, 24 बीजेपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को। और अशोक टंडन जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर बनवाई, लेकिन 1 विधायक की गुंजाइश उन्होंने छोड़ दी है। 36 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को उन्होंने दी है 35 सीटें, 30 बीजेपी को, कांग्रेस और अन्य के खाते में 5 सीटें। और आलोक मेहता जी का हम इंतजार कर रहे हैं। आलोक मेहता आ चुके हैं और मैं आलोक मेहता जी से गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आलोक जी आप आइए, आप अपनी सीट लीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। तो ये हमने, चित्रा ने आपको औसत बताया और सभी के आंकड़े बताए कि किस एक्सपर्ट हमारे पत्रकार के क्या आंकड़े हैं। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि 6 में से 5 ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाने की बात कही है और केवल 1 प्रदीप सिंह जी, जिनको मैं अभी भी हमारे सबसे बहादुर बोल रही हूँ क्योंकि वो अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आलोक मेहता जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपसे निवेदन करूंगी कि आप आइए पोडियम पर और अपना एग्जिट पोल बताइए। जी एनके जी, ये सही रहे तो ये हम सब लोगों के हीरो होंगे। सबके हीरो होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, देखिए मेरा तो मानना है कि अभी भी बहुत ज्यादा हम लोग अभी भविष्यवाणी करना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी चूंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी अभी भी 30 से 35 के बीच, वो 1-2 पीछे आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है। आप पार्टी का जरूर, चूंकि जिस तरह से माहौल बना है हम लोग इसलिए 35 से 40 के बीच कह रहे हैं, जबकि मैं इसलिए प्रदीप जी का थोड़ा आधा साथ दे रहा हूं ना कि 35 आ जाती है और 1 सीट बढ़ जाती है। जो सट्टा बाजार 36 कह रहा है, तो हम लोग सट्टा तो लगा नहीं सकते हैं। पिछली बार दीपक जी ने प्रॉमिस किया है वैसे कि जिसका सही निकलेगा उसके बाद उससे पार्टी ली जाएगी। दीपक जी होंगे, पार्टी ली जाएगी, कल होंगे, जीतेगा उससे पार्टी ये प्रॉमिस है। और कांग्रेस को 3 से ज्यादा सीटें, हमने पिछली बार जब पूछा गया था तो 3 से 5 कहा था, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस की नैया काफी पीछे हो गई है, डूबने के पास है, लेकिन फिर भी 2-3 सीटें वो निकाल सकती हैं, इसलिए हमने 3 सीट का अनुमान बताया है। यानी कि आपकी नजर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये बात तो तय मानी है ना? मैं तय नहीं मान रहा हूँ, मैं 35 इसीलिए कह रहा हूँ, हो सकता न बने। 35 है तो सिर्फ एक की ही तो जरूरत पड़ेगी। नहीं तो फिर इसी तरह इसकी है अंग हो जाएगी ना, इधर 35। आलोक जी, आप स्पष्ट वक्ता माने जाते हैं, मैंने जितनी भी डिबेट्स में आपके साथ हिस्सा लिया है, आप एकदम सटीक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। यहाँ आप डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हैं?
इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी जनता थोड़ा है, एग्जिट पोल का असर आ गया आपको लगता है? नहीं, एग्जिट पोल का तो नहीं, लेकिन जनता के बीच में जब मैं भी घूमा जब वोटर के रूप में भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब तबका है पूरा इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया है। और आरएसएस के लोग, मैं इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने उन लोगों से बात भी की कि वो लोग बूथ में, मतलब इंक्लूडिंग बूथ में बैठ के जो इंचार्ज है उसने कहा कि नहीं आम आदमी पार्टी जीते, इसलिए मैं थोड़ा डगमगा। अच्छा, मुझे भरोसा था, आपने सुना नहीं, मैं नाम है मेरे पास, यहाँ बोल नहीं सकता मैं उनके नाम, जो मैं उनका कार्ड भी लेके आया हूँ, मैंने इसीलिए आपसे सीधा सवाल इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि मुझे पहले मेरा अनुमान ये था, नहीं वो मतलब वो उनको रिलेटिव, मतलब हो सकता है उतने एक्टिव नहीं है, वो सफरर हैं, उनको लगा कि सरकार में आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है आम आदमी पार्टी जीतेगी, इसलिए मैंने उस आंकड़े को बराबर रखा है। हो सकता है मेरे जिन लोगों से बात हुई उसके अलावा आरएसएस के लोग या जो संगठन भाजपा के कार्यकर्ता है जिसका अमित शाह जिसका दावा कर रहे हैं, वो यदि सही निकला जो कार्यकर्ता स्वयंसेवक, तो फिर जो हमने पहले आंकड़ा दिया था पिछली बार आपको, तो उसके आसपास 35-40 उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन 30 से 35 यानी कि मिनिमम आप बीजेपी को सिर्फ 30 दे रहे हैं और आप मिनिमम आम आदमी पार्टी को मैं 35 भी तो दे रहा हूँ, मैक्सिमम 35 भी दे रहा हूँ। लेकिन हम मिनिमम पे अगर देखें तो मिनिमम में तो 30 और 35 मिनिमम 30 तो होगी, सीधे सीधे हाँ, मतलब मिनिमम 30 तो आएगी, ये तो दोनों में ही 5 कई लोग 25 बता रहे हैं, कई लोग 18 बता रहे हैं, उसके मुकाबले में मुझे लगता है बीजेपी 30 से कम नहीं हो सकती है, ये मेरा बात। मुझे लगता है कि लेकिन आम आदमी पार्टी के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए उनकी ज्यादा बेहतर है बीजेपी के हिसाब से। आलोक जी से आप कुछ मुझे अभी भी भरोसा नहीं। आलोक जी देखिए इस स्टेटमेंट में हम सब लोग कैटेगरिकल हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप भी कैटेगरिकल हो जाइए। ये बात सही है कि हम एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि ये सोशल वेरिएबल्स है, पता नहीं कितना कौन सा वेरिएबल प्ले कर जाए, ये बिल्कुल सही है, हम सबको कंफ्यूजन है। लेकिन फैक्ट ये है कि एक असेसमेंट होता है कि नहीं बाई एंड लार्ज ये पार्टी सरकार में आएगी। तो मान लीजिए अगर ये पूछा जाए एक सिंगल सा सवाल, आपके तस्वुर में कौन किसका एज है और 35 से ऊपर कौन जा सकता है? अगर ये तो अभी भी मानता हूं कि बीजेपी किसी तरह बढ़ा सकती है, जोड़ तोड़ फिर गोल गोल आप सीधी बात करते हैं। आपके तस्वुर में अगर कहा जाए कि कौन आपके प्रोबेबिलिटी में, विशेष प्रोबेबिलिटी है, आपके तस्वुर में कौन सरकार बनाने के ज्यादा करीब है, तो आप एक सेंटेंस का आंसर बहुत ही बढ़िया सवाल है, फंस गए ये पता नहीं हो, यदि भीड़ को न देखें और असलियत को देखें तो बीजेपी की सब चीजों को वो सब देख लिए आप, सीधा सा सवाल चीज देखना चाहते हैं, सब देख। मैं कह रहा हूँ आप बीजेपी की सरकार बन रही है। अरे वाह क्या प्रदीप जी की बात सुनकर तो नहीं आप पर नहीं, मैं पहले से ही मानता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए आंकड़ा सेव रखा था, 35 आ सकती है। नहीं, आप बीजेपी की सरकार कह रहे हैं, लेकिन आंकड़े आप जो दे रहे हैं उसमें एडवांटेज आता है। ये भीड़ देख के बता रहा हूँ, ये तो इतनी देर में बदले हैं आप, यहाँ से कुर्सी से वहां तक आए, हम लोग के सवाल के बाद बदले हैं, क्योंकि मुझे लगा कोई सहारा देने वाले है ना। तो हम लोग 5 आदमी आपके सहारा देने के लिए खड़े, आप बदल तो जाइए। नहीं, लेकिन एक बात जो पुरुषोत्तम जी ने पहले कही, मैं उस बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि इस चुनाव का फैसला 5-7 दिन में हो गया है। ये इस चुनाव का फैसला महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले लोगों ने वो 2-3% जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो ये देखता है कौन जीत रहा है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं प्रदीप जी, असल में मैं तो पत्रकार हूं नहीं, मुझे आप लोग पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन मैं पत्रकार नहीं हूं। प्रोफेसर हूँ, ज्यादा खतरनाक प्रोफेसर नहीं। मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूं जो आप मित्रों को अटपटी लग सकती है, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। मुझे लगता है कि इस देश में 2 लोगों को ये गलतफहमी हो गई है, 2 वर्गों को, कि केवल उनके भरोसे चुनाव जीता जा सकता है, एक पैसे वालों को और एक पत्रकारों को। कोई भी चुनाव संगठन के बिना नहीं जीता जाता। बिल्कुल, कांग्रेस का पतन बुनियादी तौर से संगठन का पतन है। आम आदमी पार्टी का उभार बुनियादी तौर से उन नौजवान आदर्शवादी लड़के लड़कियों का आम आदमी पार्टी से जुड़ने का नतीजा है, जो कांग्रेस से भी खफा है और भाजपा से भी खफा है। इसलिए आम आदमी पार्टी के पास इस समय सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव, सबसे ज्यादा डेडिकेटेड नौजवानों की फोर्स है, वो हजारों की तादाद। लेकिन संगठन नहीं है। एक मिनट प्लीज एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा अकेली पार्टी है जो पॉलिटिकल कार्डर बेस के आधार पर चलती है, जिसमें आपको काउंसलर का चुनाव लड़ने के लिए भी 3 साल काम करना पड़ता है, एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आपको 6 साल काम करना पड़ता है। कोई आदमी एकाएक शिवराज सिंह चौहान बन के ऊपर से नहीं टपक जाता, कोई आदमी एकाएक नरेंद्र मोदी बन के ऊपर से नहीं टपक जाता। ये सब लोग ग्राउंड वर्कर्स हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है, शिवराज सिंह चौहान ने बहुत मेहनत की है। दिल्ली में हर्षवर्धन है, विजय गोयल है, जगदीश मुखी है, सब धरे के धरे रह जाते हैं। प्रभात झा को
और सतीश उपाध्याय को पता तक नहीं चलता, कहीं कोई दैवीय सत्ता तय करती है कि किरण बेदी मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगी। आप जरा सा आरएसएस वाले बनकर सोचिए, आपको कैसा लगता? नहीं, इस पर एक बात नहीं, आरएसएस वाला देगा मेरे आपको बैठ जाएगा कि वो वहां बैठा है। देखिए प्लीज, ये एक फैक्टर है, वो वोट फिर भी बीजेपी को देगा, लेकिन बेमन से देगा। ये ठीक, परिणाम तो उससे निकलेगा ना। नहीं, परिणाम तो वोट से नहीं, निकलेगा। परिणाम तो उसकी मेहनत से निकलेगा भाई। आरएसएस का बंदा खुद वोट दे आए, जिन 20 लोगों को पिछली बार वोट देने के लिए उसने प्रेरित किया था, उनको नहीं करे तो उसको 20 वोट का नुकसान होगा। एक जवाब अपनी बातचीत पूरी करें, उससे पहले औसत हम दिखा लेते हैं, क्योंकि सातों लोगों का एक मुद्दा होता है। केवल एक बात में आलोक जी, एक बात मैं केवल ये कह रहा हूँ, देखिए ये आखिरकार ये सब अनुमान है, सारे के सारे अनुमान कल गलत साबित हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बुनियादी तौर से एक थ्योरेटिकल बात कह रहा हूँ जी। ये मेरे अनुमान का मूल आधार है। मेरे अनुमान के तीन मूल आधार थे जो मैंने बताए कि एक तो नरेंद्र मोदी का बड़बोलापन बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है जी। और जब आपके चुनाव के 4 दिन पहले आपका अध्यक्ष कह दे कि साहब वो तो जुमलेबाजी है, ऐसी जुमलेबाजी तो होती रहती है चुनाव में। एक दूसरा बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। इसके नतीजे हम लोग समझ नहीं रहे। हम समझते हैं कि दिल्ली केवल अर्बन एरिया है, दिल्ली बहुत बड़ा रूरल एरिया ऐसा है। एक मिनट प्रदीप जी। और तीसरा संगठन की उपेक्षा। मेरी मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में संगठन की इतनी ब्लैटेंट उपेक्षा मुझे याद नहीं पड़ता कि इसके पहले। चलिए औसत हम दिखा देते हैं, सर मैं आती हूँ आपके पास। और अब तक हमने कुल 7 देश के जाने माने बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल देखा और उनके हिसाब से इन 7 का जो औसत निकलता है वो हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीजेपी को इस लिहाज से मिल रही हैं कुल 28 सीटें, आम आदमी पार्टी 38, यानी कि बहुमत से 2 सीटें ज्यादा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पत्रकारों के एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को मिल रही हैं सिर्फ 4 सीटें। तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। और सीधे अब आलोक जी मैं आपके पास ही आ जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने पाला बदल लिया था, प्रदीप जी के साथ आप चले गए थे। उसका कारण बताना चाहता हूँ। जो मेरा मानना है कि जो अभी पुरुषोत्तम जी ने बहुत सही बात कही कि बीजेपी संगठन के काम कर रही थी, तो आखिरी मिनट पर किरण बेदी जी आई ना। मेरा जो डाउट है अपने आंकड़ों पर भी इसीलिए डाउट है कि वोट मैनेजमेंट का जो काम है वो बीजेपी आरएसएस बहुत सालों से करती है। और वोटर लिस्ट में ऐसे एरिया के नाम जानता हूं जहां जो लोग एंटी बीजेपी थे उनके नाम पूरे गायब हैं। जी आलोक जी लेकिन वो वोटर लिस्ट में थी, उनके नाम ही नहीं थे। आपका ये डेटा जो आपने दिया है, क्योंकि अब हम ओपिनियन पोल पर आ रहे हैं और आप सबने ओपिनियन पोल में भी हिस्सा लिया था कुछ रोज पहले हमारे चैनल पर, तो आप क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो आपका डेटा आज का एग्जिट पोल का ओपिनियन पोल से फर्क है। आज आपके एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 30 से 35, मिनिमम 30 मैक्सिमम 35, आम आदमी पार्टी को 35 से 40, कांग्रेस को 3। लेकिन उस रोज ओपिनियन पोल में आपने कहा था बीजेपी को 35, आम आदमी पार्टी को 20 से 25 महज दे रहे थे और कांग्रेस को 5 से 10 दे रहे हैं। अब ये फर्क हमें समझाइए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि आज से 10 दिन पहले जिस तरह मैं कह रहा हूं कि हमेशा जो स्ट्रेटेजी बीजेपी की दिखती थी उसमें मुझे लगता था कि बीजेपी का अपर हैंड होगा, क्योंकि वो वोट मैनेजमेंट करती है। वो वोटर लिस्ट पे 5 साल जो उन्होंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी की तरह से पिछले 96 से मैं फॉलो कर रहा हूं। हमारे जितने संवाददाता बड़े नेटवर्क थे कि वो लोग कैसे पूरी वोटर लिस्ट को स्क्रीनिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो जो ऐसे लोग दिखते हैं कि साहब आलोक मेहता चले गए, इंक्लूडिंग माया, जो हमारे यहाँ पर एक सज्जन थे जो रहते थे उस सोसाइटी में, उन्होंने हमें गलत पता बता दिया, वहां जाके वोट डालना है। पर्ची जब दी जाती थी, जब इलेक्शन कमीशन नहीं देता था। मैं तब से जानता हूं इस बात को। यदि उन्हें मालूम है कि आप हमसे असहमत है तो आपको गलत दिशा में भेज दिया जाए। यदि वो वोट मैनेजमेंट काम किया, वो आधार यदि चलता रहा, तो मेरा आंकड़ा फिर भी सही आएगा कि बीजेपी 35-36 जो भी सीट बना सकती है। लेकिन जो मूड दिखाई दे रहा है उसमें मैं आज भी इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार के रूप में हम ये नहीं कह सकते ना, मैं कोई पार्टी नहीं हूं, आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ बीजेपी, बट यदि उस भीड़ ने वोट डाल दिया एक भारी पैमाने पर, उनका वोटर लिस्ट बिल्कुल फेल हो गई जो उन्होंने बनाई थी, जिसके आधार पर अमित शाह जी दावा कर रहे हैं, वो फेल होती है तो आप पार्टी की सरकार। यानी आपका ये फर्क जो है ये ना, इसका आधार वो एग्जिट पोल्स नहीं है जो माहौल बना है, ना पहले था ना आज है। पिछले 10 रोज में जो बदलाव आया होगा वो शीतल एक बड़ी भारी कॉन्ट्रडिक्शन, एक सेकेंड, एक बड़ी भारी कॉन्ट्रडिक्शन उभर रही है। पुरुषोत्तम जी ने खुद को बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट किया, आलोक जी भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले वक्तव्य में वो कह रहे हैं कि चुनाव तो 6 महीने पहले से ही तय हो गया था, और अभी कह रहे हैं पिछले 15 दिन में चुनाव। ऐसा मैंने नहीं, आपने जो अभी एनालिसिस किया, नहीं सॉरी, आपने जो अभी एनालिसिस किया, जो फैक्टर बताए, भाजपा में टोटल भाजपा
अभी आपने जो मेरी बात सुनिए ना सरकार, भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद मस्त, कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद पस्त, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी थी जो सक्रिय रही। ये पहला वक्तव्य है। अरे मैं अभी आपने बाद भी दिया। मेरे दोनों वक्तव्य विरोधी नहीं, पूरक है। नहीं, बहुत पूरक आवाज है। चलिए बहुत गर्म हो रही है। और भी लोगों की ओपिनियन पोल्स और भी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पोल जिन्होंने एग्जिट पोल दिया है, वो कैसे फर्क है, उनमें क्या डिफरेंस आ गया है, पिछले 10 रोज में उनकी सोच में क्या फर्क आया है, या जो माहौल हो रहा है उसमें क्या फर्क आया है, वो हम चर्चा करेंगे। एनके सिंह जो होंगे वो हमारे साथ, अब उनका ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल हम मैच करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। देश के जाने माने 7 बड़े पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 7 लोगों का एग्जिट पोल हमने देख लिया था पहले, और अब बारी है उन ओपिनियन पोल की जो इन लोगों ने एक हफ्ते पहले दिया था, लेकिन उससे आज के आंकड़े बिल्कुल इतर हैं। इस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कल सुबह 6 बजे से इंडिया न्यूज ने कर रखी है बड़ी तैयारी। सबसे तेज नतीजे, सटीक नतीजे जानने के लिए सुबह 6 बजे से आप हमारे साथ जरूर रहिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं हम एनके सिंह जी। आपका ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में एक बड़ा फर्क हमें देखने को मिल रहा है टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में वो सामने भी आएगा, और इतना बड़ा फर्क क्योंकि इसके पहले हमने देखा था आपने बीजेपी की सरकार बनवाई थी और बाद में आम आदमी पार्टी की। आज के एग्जिट पोल में आपने बनवा दी। बीजेपी की सरकार नहीं बनवाई थी, आप उसको देखिए। 37 से 38 सीटें आपने दी थी ओपिनियन पोल में, आम आदमी पार्टी को दी थी 34 से 37 सीटें, यानी कि 38 सीटें बीजेपी को मैक्सिमम में आपने ज्यादा दी थी, कांग्रेस को 3 से 5। फिगर आप याद करिए, अगर हमने बोला था वो फिगर जो थी वो कहीं से गलत हो गई थी। जो हमने यहाँ स्टेटमेंट दिया था उसमें आप पार्टी का एडवांटेज था, वो फिगर गलत हो गई। तो अगर आप दोबारा देखेंगे उसको हम तुरंत ठीक करते हैं। मेरे पास जो है उसमें आपने बीजेपी को 33 से 38 दी थी, 34 से 37 नहीं, वो फिगर 3 से 5। नहीं, वो फिगर एक्चुअली उल्टा था। आपने आपको कितनी दी थी? अगर उसी फिगर की आप एडवांटेज दिया था हमने, आपको एडवांटेज दिया था। इसको उल्टा कर, लेकिन मगर एडवांटेज नहीं, एग्जैक्ट उल्टा नहीं था, उसमें नंबर कम हो गए थे, उसका मार्जिन कम था एडवांटेज का। आज के हिसाब से उसका मार्जिन कम था। ठीक है, ठीक है। तो आप आज ये क्यों बढ़ा है? देखिए ऐसा होता है जी। एक तो ये है कि हम लोग जो टंडन जी कह रहे थे, ये जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल होते हैं ये सोशल साइंस की चीजें हैं, इसको क्वांटिफाइबल्स बहुत कम होते हैं, इसको आप जब संख्यात्मक वो करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तमाम जो ह्यूमैनिटीज के तमाम सब्जेक्ट है, इसीलिए क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और खास करके तब जब हर वेरिएबल दूसरे को प्रभावित कर रहा हो। अगर माइनॉरिटी बहुत ज्यादा वोट देने जाए तो अचानक आप देखेंगे कि मेजॉरिटी में रिएक्शन होता है और वोट फिर पोलिंग बूथ जाने लगता है। अच्छा एनके जी फिर सीधे और स्पष्ट शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी कि ये आंकड़े जो आपने उस रोज दिए थे ओपिनियन पोल में और आज के आपके आंकड़े जिसमें आप एक बड़ी मार्जिन दे रहे हैं, ये क्या आधार है इसका? सिर्फ इसका ये आधार है कि FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारा होता है, इसमें जैसे ही बाईपोलर कंटेस्ट होता है, बाईपोलर कंटेस्ट में 1% का अगर वोट का अंतर होता है, नहीं तो उस दिन आपको बाईपोलर नहीं लग रहा? नहीं, ये चेंज हुआ ना, ये वेरिएबल बढ़ता गया जैसे जैसे क्लोज कंटेस्ट होता गया, कांग्रेस मार्जिनलाइज होती गई। उस दिन कांग्रेस को आपको ज्यादा देना चाहिए था। नहीं, कांग्रेस को ज्यादा की बात नहीं है, कांग्रेस विनेबिलिटी पॉइंट नहीं क्रॉस कर रही। नहीं था तो ट्रायंगुलर था। नहीं, विनेबिलिटी पॉइंट क्रॉस कर, देखिए साइकोलॉजी का ये है, एक विनेबिलिटी पॉइंट अगर नहीं क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई बाईपोलर उस समय भी था, बाईपोलर में ये होगा। हाँ, लेकिन तो अगर कांग्रेस नीचे आएगी, और आज की बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं, बाईपोलर तो तब भी था, बाईपोलर तब भी था, लेकिन अगर एक वेरिएबल जैसे कांग्रेस एक वेरिएबल है वो और मार्जिनलाइज होता है तो वो चला जाएगा किसी एक पे और वो इसको बैलेंस को बिगाड़ देगा। इसीलिए ये डिफरेंस है कि बाईपोलर में 2n² के फॉर्मूले से ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स एक चीज होती है, 2n² के फॉर्मूले से बढ़ता है। अगर 3% का अंतर आ जाए तो 18 सीटों का अंतर पड़ता है। ये बहुत बेसिक वो है। तो यहां 2% का अगर वेरिएशन हो, आप सोचिए कि कितना, 8 सीटों का अंतर आ जाएगा, 3 का हो तो 18 का आ जाएगा। एनके जी आप बहुत गणित में उलझा रहे हैं। अशोक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा है, उस दिन भी आपने कांग्रेस को लगभग इतनी ही सीटें दी थी जितनी आज दी है। आज भी वही दे रहे हैं। आप शायद नहीं समझ नहीं पा रहे हम क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का वोट आपको चला गया, बिल्कुल बाईपोलर हो गया। एक बार हम उसको समझ ले जरा सा। उसके बाद अगर आप मानते हैं कांग्रेस और घटी तो सीटें तो और सीट में नहीं होता भाई, मैं फिर वही कह रहा हूं, FPTP का नेचर समझिए ना।
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सीट में कन्वर्ट होता है विनेबिलिटी पॉइंट क्रॉस करने पे। चलिए एनके जी ब्रेक का वक्त हो रहा है, माफ कीजिए आपको एब्रप्टली रोक रही हूँ, लेकिन ये जो भिड़ंत हो रही है ना पत्रकारों के बीच में, जिनका हम एग्जिट पोल देख रहे हैं और ओपिनियन पोल से, बड़ी दिलचस्प है ये। आप बने रहिए, हाँ बिल्कुल आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार? सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे आप कल सुबह 6 बजे के बाद से हमारी महाकवरेज होगी और सबसे तेज और सटीक नतीजे आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं देश के जाने माने पत्रकारों का एग्जिट पोल हम दिखा चुके हैं। 6 पत्रकारों में से 5 ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में। एक पत्रकार जो है प्रदीप सिंह जी, उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, हालांकि आलोक जी भी कुछ कुछ उनके करीब हैं। और अब हम इस आधे घंटे में, पिछले आधे घंटे से हम अब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो इन्हीं पत्रकारों ने दिया था उसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कैसे ओपिनियन पोल में जो उन्होंने बातें कही थी या जो आंकड़े दिए थे वो आज एग्जिट पोल के इनके आंकड़ों से फर्क हैं या मिलते जुलते हैं। ब्रेक से पहले एनके सिंह साहब इस पोडियम पर थे और लगातार सवालों की बौछार उन पर हो रही थी क्योंकि उनके जो ओपिनियन पोल के आंकड़े थे वो एग्जिट पोल से काफी अलग हैं। हालांकि अब उन्होंने मार्जिन का एक छोटा सा एक्सक्यूज लेके बोल दिया कि नहीं मेरा बिल्कुल मिलता जुलता है। बिल्कुल। और सवाल पूछना चाह रहे थे अशोक जी कि कांग्रेस जो एक फैक्टर है इस सारे चुनाव में, उस पर सबसे कम चर्चा हो रही है। सब लोग ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक सरका है और आम आदमी की तरफ गया है। मेरी एक जानकारी ये है कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं बीच में चुनाव के केवल 10 या 15 या 20 सीट को छोड़कर बाकी पर लिटरली अपने आप को विड्रॉ कर लिया और आज वो मानते हैं कि हम 15 या 20 सीट पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट दे रहे हैं और उसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या ये जो सब बदलाव हम सब जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि 50 सीट पर छोड़ दो, केवल 20 पर कंसंट्रेट करो ताकि वहां शायद हमारा कुछ हो? तो कांग्रेस का वोट बैंक इन परसेंटेज टर्म्स जो कि कांग्रेस की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि 50 सीट पर छोड़ दो, केवल 20 पर कंसंट्रेट करो ताकि वहां शायद हमारा कुछ हो। तो कांग्रेस का वोट बैंक इन परसेंटेज टर्म्स जो ये शिफ्ट होता दिख रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म है सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लगता होगा, या कहीं 20 के करीब पर तो ट्रायंगुलर कंटेस्ट में कांग्रेस होगी, 50 पर वो बिल्कुल ही नीचे सरक जाएगी? मैंने पहले एक आपका जो प्रेमाइस है मैं उसी को डिस्प्यूट कर रहा हूं कि कांग्रेस बहुत कुछ स्ट्रेटेजी के हिसाब से चली। कांग्रेस में अगर इतनी सोच आ जाती तो आज ये स्थिति ना होती। कांग्रेस एक ऐसी स्थिति भाव में आ गई है जिसमें वो बाउंस बैक कर ही नहीं पा रही है। तो स्ट्रेटेजी बनाना ये तो बहुत अच्छी बात होती। आज अगर कांग्रेस इसमें रियल इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाती तो हम सभी मानते हैं कि आज ये इलेक्टोरल वर्डिक्ट डिफरेंट होता। लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं कि कांग्रेस वाकई इतनी सटल तरीके से, और एक बात आप ध्यान रखें कि कांग्रेस का आज भी स्प्रेड जो है पूरे कंट्री में, दिल्ली में भी, वो होमोजीनियस है। वो लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा है। हाँ, मुस्लिम एरिया में वो फोकस कर सकता है, लेकिन आप देखें कि मुस्लिम एरिया में भी अब की बार अरविंद केजरीवाल को ये वोट्स गए हैं। तो एक तो ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी को देख के उन्होंने कोशिश किया कि फोकस करें 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इतनी स्ट्रेटजी कांग्रेस की कुव्वत में इस समय नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह कांग्रेस मतलब एक ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें पॉलिटिकल की कमी है। इस वजह से आपको रोकते हुए प्रदीप जी 10 एक कांग्रेस के ऐसे स्टालवर्ड्स हैं। कांग्रेस हारे हुए लोकसभा के उम्मीदवारों को भी उतारा है। 4 या 5 वो लोग हैं जो कभी चुनाव हारते नहीं हैं। ये 10-12 लोग भी फाइट में नहीं है, मैं अभी मानने को तैयार नहीं हूं। नहीं, फाइट में होंगे, लेकिन विनेबिलिटी क्रॉस करने के लिए दो जब पार्टीज स्ट्रांग हो रही हैं तो जो टैक्टिकल वोटिंग होती है माइनॉरिटी की, वो देखेगा कि हमारा वोट खराब ना हो। एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस इतना एक्सेल करे, ये मुझे ठीक है। अपनी जगह पे बैठ जाए। शीतल, आगे बढ़ते हुए प्रदीप जी को हम बुलाएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें जिस कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे थे, यहाँ पर तो सीधे सीधे राज बिहारी जी ने एक सीट पर, यानी कि सिर्फ उन्होंने कहा है कि विश्वासनगर सीट ही कांग्रेस जीतेगी और सदर बाजार भी हार रही है। कांग्रेस की ये स्थिति है। एक बार हम ओपिनियन पूछ। जी सर। इकबाल और दूसरे
क्या नाम है उनका, हारून यूसुफ, मतीन अहमद, हारून यूसुफ, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है। कभी जेडीयू से ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड प्रेम सिंह का, मतीन अहमद का भी है साहब, जो आजादी के 93 बाद जनता दल और बाकी 4 बार कांग्रेस। लेकिन 5 बार जीते हैं। अशोक वालिया अभी हाल ही में आए हैं और जी, आप हमने अशोक देखा वालिया है कि को आगे अंडरमाइन से कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से लगातार चलिए चित्रा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। प्रदीप जी का ओपिनियन पोल जो उन्होंने आज से कुछ रोज पहले दिया था, एग्जिट पोल में ये हमारे सबसे बहादुर पत्रकार साबित हुए अभी तक, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यही एक वाहिद पत्रकार है इस ग्रुप में मौजूद जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी की नहीं। अब इनके ओपिनियन पोल में इन्होंने क्या कहा था वो इन्हीं से सुनते हैं। नहीं, मेरे ओपिनियन पोल में और आज का जो आंकड़ा रखा है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आकलन मैंने किया था वो या तो सही है या गलत है। लेकिन प्रदीप जी, इतना भरोसा बीजेपी को लेकर, क्योंकि एक तरफा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर सिर्फ हम यहाँ के एग्जिट देखिए, पोल को पुरुषोत्तम अग्रवाल जी चले गए, उन्होंने एक जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा किरण बेदी को लाकर संगठन का कबाड़ा कर दिया बीजेपी ने। मेरा ये कहना है कि आप आइसोलेटेड उसमें दिल्ली बीजेपी को आज के चुनाव से नहीं देख सकते। आप देखिए कि लगातार जो स्टेट यूनिट 4 विधानसभा चुनाव हारी हो, उस लीडरशिप पर कोई उसका जो बड़ा नेता है कैसे भरोसा करे। 4 विधानसभा चुनाव लगातार हारना और 2013 का चुनाव जो कि पूरे देश में एंटी कांग्रेस का माहौल था, दिल्ली में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। सर, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट होती तो किरण बेदी को 25 दिन पहले 15 जनवरी को उनको ऊपर से लाके टपका दिया गया, 19 तारीख को सीएम की उम्मीदवार बन गई वो, तो उनको लाने की जरूरत क्यों रहती? आत्मविश्वास कमजोर था बीजेपी का, इसलिए किरण बेदी के चेहरे को आगे किया गया। सिर्फ एक मोर्चे पर, वो है अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व जी, और वो उन्होंने जो टैक्टिक्स अपनाई उनकी पार्टी ने कि कभी जगदीश मुखी का फोटो लगा रहे हैं, कभी सतीश उपाध्याय की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी को लगा कि अगर यहां चेहरा हम कोई नहीं देंगे तो उसका हमको नुकसान। लेकिन चेहरा तो बीजेपी के पास डर नहीं गई, वो चेहरा तो बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा है। मैं एक सवाल देखिए, एक शीतल एक चीज समझिए कि दिल्ली का चुनाव बाकी विधानसभाओं के चुनाव से फर्क है। इस मामले में फर्क है कि बीजेपी का मुकाबला यहां एक नई पार्टी से था जिसका कोई बड़ा अतीत नहीं है। बाकी जगह पर ऐसी पार्टियों से था जिनके खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, जो ट्रेडिशनल ढंग से चुनाव लड़ती हैं। आम आदमी पार्टी ने किसी राजनीतिक परंपरा को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपने पैमाने बनाए, तो उनके चुनाव लड़ने का ढंग अलग था, उनका कैडर अलग तरह से बिहेव करता, उनके इश्यूज उठाने का ढंग अलग था, गैर पारंपरिक प्रतिद्वंदी था। बिल्कुल, तो उससे लड़ने के लिए अलग तरीके का कुछ तो कर। मेरा मानना है कि एक नई मेडिसिन लाने की कोशिश की, वो अगर तो उसने कहीं सिरदर्द और तो नहीं बढ़ा दिया। प्रदीप जी, आपने कहा 4 बार बीजेपी दिल्ली में हारी, ऐसा क्या बदलाव देख रहे हैं बीजेपी में कि आप उसकी सीसी सरकार बना रहे हैं? देखिए, बदलाव तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ। आप बताइए कि बीजेपी को आज तक कभी लोकसभा चुनाव में 60 असेंबली सेगमेंट में बढ़त मिली है? और मुझे यह बताइए कि 8 महीने में बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा माहौल हो गया कि वो 60 से सीधे 70 पर आ जाए। वो तो देखिए, ऐसा क्या हो गया? वो तो 98 में बीजेपी 49 सीट से घटकर 15 सीट पर आ जाती है और 99 के लोकसभा चुनाव में 7 सीट जीत जाती है। नहीं, वो एक अलग चीज है। एक स्प्लिट वोटिंग होती है जो असेंबली और लोकसभा के लिए मतदाता अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, अलग तरह से वोट देता है। तो लोकसभा चुनाव की सक्सेस असेंबली में दोहराई जाएगी ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, 42 आप दे रहे हैं ओपिनियन पोल, अगर मैं आपको देखूं, और आरएसएस ने कहा है मैक्सिमम 34 बीजेपी की। नहीं, देखिए बीजेपी क्या कह रही है, आरएसएस क्या कह रहा है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, अगर उन्हीं के आधार पर बनाना हो तो हम अपना आकलन क्यों दें? क्या किरण बेदी से जो पॉजिटिव एक है, किरण बेदी पे सब हम लोग भी उसको ठीक नहीं मानते, हर्षवर्धन विजय गोयल रहते हुए, क्या आपको लगता है, जो मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि महिलाओं में जो हम सबसे प्रभावित नहीं होती है, क्या किरण बेदी के प्रति महिलाओं का वोट मिलेगा? ऐसा लगता है महिलाओं का वोट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि एग्रेशन, डॉक्टर हर्षवर्धन की और कोई कमी नहीं थी, वो लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते थे, कैडर को। उनको देखिए ना 2013 में मैं
आपको एक उदाहरण दूं, यहाँ पर मैं पिच इन करना चाहूंगी। मेरी एक परिचित हैं, यंग लेडी डॉक्टर हैं और उनके पति भी डॉक्टर हैं। तो हमने जब उनसे बात की तो दिल्ली की सरकार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पति जो है वो उन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को सपोर्ट किया और पूरे अस्पताल में मिठाई बांटेंगे अगर वो सीएम बन जाए। पत्नी जो एक युवा डॉक्टर है वो बीजेपी को वोट देके आए क्योंकि किरण बेदी की समर्थक थी। हमने उनसे पूछा, उनका ही कहना था कि एक ऐसी महिला जिसने आज से 20 साल पहले दिखाई देंगी रोल मॉडल के तौर पर आई, अगर उनको हम सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट? जो डाउट किरण बेदी का देखिए, मैंने ये महिलाओं से बात कुछ लोगों से बात की, आज भी शाम को उन्होंने मेरी देश भर में जिस तरह की वोट दिया मैंने आम आदमी, लेकिन 33% उन महिलाओं को हम एग्जिट पोल में कितना ला पाए ये नहीं पता। सरकार आई है, इसको भी एक बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने बनाया था। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, आप अपने जी सर प्लीज बस एक बात बता दीजिए। मैंने इन्होंने आपसे सवाल किया तो आप भी सवाल करें। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। ये इतना साहस कहाँ से आया आपके अंदर? भाई अपने ऊपर अगर आपको कन्विक्शन नहीं है जी, दूसरों से इस तरह से प्रभावित होंगे कि 4 दिन में बदल देंगे अपना फैसला, तो फिर मतलब आपका असेसमेंट पहला भी नहीं। प्रदीप जी मेरे हीरो आप हैं, प्लीज आइए, आप बैठिए। चलिए प्रदीप जी की बात अब बुलाना चाहूंगी मैं अनुज गुप्ता जी। आइए, आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है और एग्जिट पोल किस तरह से अलग है, ये हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अनुज गुप्ता जी जो हमेशा हमारे साथ, आप ही बता दीजिए अपने आंकड़े अगर आपके पास हो तो, या फिर मैं बता दूं? जो आंकड़े आप दिखाएंगे 33 प्लस माइनस 7, ये दोनों पार्टियों के लिए एक जैसा जी। और उस दिन जो मैंने कहा था वो ये कहा था कि जब मैं आंकड़े देना चाहता था तो 25-25 दोनों पार्टियों की पक्की हैं और जो 5 कांग्रेस और अदर्स के लिए मैंने छोड़ी थी, और जो बची हुई 15 सीटें हैं उसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। एग्जिट पोल आपका कुछ गलत दिखाया जा रहा है। उन आंकड़ों में मैं बता देती हूं जल्दी से। अनुज गुप्ता जी ने 33 सीटें दी थी ओपिनियन पोल में प्लस माइनस 7 के अलावा, और आज दिया है उन्होंने बीजेपी को 25, आम आदमी पार्टी को 40, सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हुए, और कांग्रेस पार्टी को 5। यहाँ पर इतना ज्यादा फर्क कैसे आ गया? फर्क नहीं आया। वो मैंने आपसे कहा कि उस दिन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था कि जीतने वाले को 40 और हारने वाले को 25, यानी दोनों की 25-25 जरूर रहेंगी दोनों पार्टियों की। कि आम आदमी पार्टी नहीं देखिए, आप नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। नहीं, ये 33 सर सुनिए, मैंने ये 33 कह रहे हैं और उसको भी एक्सप्लेन, अभी आप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि 14-15 सीटें जो वैश्य प्रभावित सीटें हैं उसमें क्या होने वाला है मुझे उस समय तक नहीं मालूम था, और मैंने कहा उस दिन कहा था कि जो बीजेपी का जनसंघ के समय का वोटर है वो इस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ 2013 के विधानसभा की चुनाव की तरह झुकता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यदि वो वास्तव में झुक गया तो पलड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ झुक जाएगा। वोटरों की आपने बात की, तो क्या अरविंद केजरीवाल, चूंकि अब आप 40 सीटें दे रहे हैं, तो ये वाला उनका डायलॉग काम कर गया क्या कि मैं बनिया हूं और मुझे पता है किस तरह से करना है? गोत्र का नाम लिया गया जी, गोत्र का नाम लिया गया, उन्होंने बता दिया कि मैं अग्रवाल हूं। सर देखिए, जनसंघ के समय से जिस समाज के जिस तबके ने जनसंघ को, भाजपा को, आरएसएस को फंड देकर के चलाया, उसको, उस समाज का एक भी मुख्यमंत्री आपने दिल्ली में नहीं दिया, और पूरे देश में जितने भाजपा के मुख्यमंत्री 8-9 होंगे उनमें उस समाज का कोई नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में अनुज जी जहां पे जाति सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, यूपी जैसे राज्य में हमने देखा वहां पे जाति ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि जाति का शीतल जो बात कह रही है मैं उसी को दूसरे तरह से पूछूंगा कि अनुज जी, नरेंद्र मोदी आते हैं 2013 के असेंबली चुनाव के बाद, और जिसको हमने लहर कहा, और वो बीजेपी का वोट परसेंटेज 34 से 46% ले जाते हैं। क्या एक और दूसरी आंधी ऐसी 6 महीने में आ सकती है कि वो 46% से वापस फिर बीजेपी को 34% पर लाए? ये कुछ हजम नहीं होता। मैं बताता हूं सर, 1998 का जब लोकसभा चुनाव फरवरी में होता है, 1998 में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होता है, और 1999 सितंबर में लोकसभा चुनाव। ये जो 3 चुनाव हैं 8-9 महीने के अंतर पर, बीजेपी लोकसभा 98 में पाती है 50% वोट, विधानसभा में पाती है 34-35% वोट, और फिर 6-8 महीने बाद के लोकसभा चुनाव में 51% वोट। तो ये दिल्ली जो है 16-17% वोटों का स्विंग 8 महीने में करने में माहिर है, उसने पहले किया है, इस बार भी कर ले। वो हैरान। एक सवाल मेरा अनुज जी से, आपने कहा आपने वैश्य वाले पर एक में बात करना चाहता था। आपने जो कहा, क्या अमित शाह को लोग, अमित शाह तो इसी आधार पर, और कुछ लोग आरोप लगाते हैं, हम उसको, मैं उससे सहमत मैंने होना हमारा जरूरी नहीं है क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल नहीं मालूम। अमित शाह पर ही तो आरोप लगाया जाता है
कि वो एक खास समुदाय को बढ़ाते हैं, जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं। तो जो पार्टी का अध्यक्ष ज्यादा बड़ा है या यहाँ का चीफ मिनिस्टर देना ज्यादा बड़ा है? बिल्कुल सर, क्योंकि मोदी जी के लिए भी कहा गया था कि वो बैकवर्ड उससे है, तो बिहार में कई राज्यों में उत्तर प्रदेश में असर पड़ा। मोदी जी को भी वैश्य मानता हूं, क्योंकि विराट वैश्य समुदाय में जो उनको चाहे उनको तो मानते हैं, 50%, अमित शाह को तो मानेंगे हैं, लेकिन जब दिल्ली का मुख्यमंत्री देना है तो हमारा मुख्यमंत्री हर्षवर्धन में क्या कमी थी? यही सवाल उस दिन किया गया। हर्षवर्धन दिया था ना पिछली बार, नंबर 1 पर आप आए और सफल नहीं हुए, नंबर 1 पर, मगर भाजपा आई थी उस समय। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। हर्षवर्धन में कमी क्या थी? सवाल का जवाब अनुज जी के लिए बहुत सारे और सवाल हैं और बाकी तमाम लोगों के भी एक दूसरे के लिए और हमारे भी उनके लिए सवाल है। हमारी ये दिलचस्प और खास पेशकश जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। आप देखते रहिए इंडिया। अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार, किसका कुर्सी का सीएम कौन होगा, कल इस बात का पता चल जाएगा और हमने कर रखी है खास तैयारी। कल सुबह 6 बजे से देखना मत भूलिएगा आप इंडिया न्यूज। और यहाँ पर हमारे साथ देश के जाने माने तमाम पत्रकार मौजूद हैं। एग्जिट पोल में 6 बड़े पत्रकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रदीप सिंह जी और आलोक मेहता जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बाकी चार हमारे बड़े पत्रकारों ने कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार। जबकि इन्हीं पत्रकारों ने जब अपना ओपिनियन पोल दिया था, उनमें से 4 लोगों की मैं बात करूं, एनके सिंह जी ने आम आदमी पार्टी की बात कही थी, प्रदीप सिंह बीजेपी अपनी बात पर कायम है, आलोक मेहता जी आज भी बीजेपी पर कायम है और अनुज गुप्ता जी यहां पर थोड़ा सा वो टर्न हो गए। उन्होंने कहा था हंग असेंबली, लेकिन आज उन्होंने 40 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। और एनके सिंह जी ने आम आदमी पार्टी ओपिनियन पोल में भी और एग्जिट पोल में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी की ही सरकार। बिल्कुल चित्रा हमारे थोड़े रफू के साथ, हमारे पास वक्त थोड़ा सा ही बचा है और इसीलिए क्योंकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बीच में डिफरेंस देखा हमने आपके ओपिनियंस में, तो अभी भी वक्त है। मैं आप सभी से यही से शुरू करूंगी एनके जी, अभी भी वक्त है कि अभी भी आपको लगता है कि जो आप आज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कुछ अब तो सर ओखली में डाल दिया अब वापस क्या जाएंगे। लेकिन एक बात है कि गजब का फॉर्मेट है। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोग को इस कंसेप्ट का कि कम से कम हम लोग कैजुअल होते थे, अब हम लोग कैजुअल नहीं होंगे। हम अपनी एनालिसिस में आपने बचने का रास्ता नहीं छोड़ा है बचने का रास्ता है आम आदमी पार्टी की सरकार। एनके सिंह जी बिल्कुल बीजेपी। मेरा ये मानना है और बाकी सब लोग सहमत नहीं है कि 10 सीट पर कांग्रेस बहुत सीरियस ट्रायंगुलर कंटेस्ट बनवा रही है, जिसके चलते इन 10 सीटों पर क्या नतीजा होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए उन 10 सीटों पर जहां त्रिकोणा संघर्ष है उसमें कौन बाजी ले जाएगा आखिर में रिजल्ट। देखिए मैंने कहा तो ये मैंने जो 30 और 35 का आंकड़ा दिया है मैं उस पर मानता हूँ कि बिल्कुल कांटे का है। एक सीट यदि किसी की ज्यादा हो जाए, 36 या तो बीजेपी की हो सकती है या 37 आप एक बताइए कांटे का मुकाबला है ना, कांटे का मुकाबला है तो कांटा किसी तरफ तो झुकेगा। वोट मैनेजमेंट ठीक से हुआ है बीजेपी का, तो बीजेपी की लाभ। चलिए राज बिहारी जी, देखिए मेरा मानना मैं खाली कांग्रेस की बात में करूंगा। पिछले चुनाव में कई ऐसी सीट थी जहां पर आम आदमी पार्टी का बस्ता यानी टेबल नहीं लगी थी और इस बार कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का बस्ता टेबल नहीं लगी। बिल्कुल सरकार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। अनुज जी केजरीवाल 5 साल। केजरीवाल 5 साल। तो सबसे स्पष्ट तरीन आपने यहाँ अनुज जी को सुना, यानी हमें यहाँ 2 कॉन्ट्रास्ट दिखे। एक तरफ हम प्रदीप जी को लेकर चल रहे हैं जो कि स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है, दूसरी तरफ अनुज गुप्ता और उनके साथ में एनके जी ने भी, राज बिहारी जी ने भी ये कहा है कि केजरीवाल की लेकिन अनुज जी बिल्कुल एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि अब की बार 5 साल केजरीवाल। बस कुछ ही घंटे हमें इंतजार करना होगा, कल नतीजे आ जाएंगे, मतगणना शुरू होगी। सुबह 6 बजे से इंडिया न्यूज पर खास कवरेज आप देखेंगे, एक एक नतीजा सटीक सबसे पहले आप इस चैनल पर देखेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज के साथ आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।